चलें जी आ जाए। आइजा 330 एक थोड़ी सी हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं आइजा 330 की, जो कि किस चीज को डिस्कस करता है, जल्दी जल्दी छेती छेती, रिस्पॉन्स को। जब आप रिस्क का आइडेंटिफाई कर लेते हो, मेरी एक बात गौर से समझिएगा, जब आप रिस्क का आइडेंटिफाई करते हो तो आइजा 330 आपसे कहता है कि उस रिस्क के अगेंस्ट आपने क्या बनाना है, एक रिस्पॉन्स बनाना है, और रिस्पॉन्स ऐसा बनाना है कि जिससे आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, और इसके दो ही तरीके हैं प्यारे बच्चों, एक तो है आपके पास सब्सटेंटिव प्रोसीजर, दूसरा आपके पास है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपके पास दो किस्म के हैं, एक आपके पास है टेस्ट ऑफ डिटेल्स और दूसरा आपके पास है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये जो चीजें डिस्कस की गई है ये आइजा 520 में डिस्कस की गई है। डन हो गया। ये जो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स है ये आइजा 520 में, when using the analytical procedure as a substantive analytical procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence। डन है, यहां तक बात समझ आती है? आइजा 330 कहता है कि once you identified a risk, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, उसके अगेंस्ट आपने एक रिस्पॉन्स बनाना है। अब दो बातें यहाँ पे बड़ी अहम है। कुछ आइजाज ऐसे हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स बता दिया, लाइक फ्रॉड, तो उसने रिस्पॉन्स बता दिया, फ्रॉड उसने अपने स्टैंडर्ड में ही रिस्पॉन्स बता दिया। रिलेटेड पार्टी उसने अपने स्टैंडर्ड में ही रिस्पॉन्स बता दिया। गोइंग कंसर्न उसने अपने स्टैंड। तो कुछ स्पेसिफिक आइजाज हैं जहां पे रिस्पॉन्सेस को कवर किया गया है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे रिस्पॉन्सेस को कवर नहीं किया गया, और वहां पे फिर कुछ टेक्निक्स हमारे पास हेल्प करती हैं, जो कि हमारे पास आइजा ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिटेल सही है, इसके कुछ टेक्निक्स है हमारे पास, और अभी हम फिलहाल सिर्फ इन टेक्निक्स को जॉट डाउन कर रहे हैं ताकि हम जितने भी सवाल अब आगे जाके करेंगे तो उसके अंदर रिस्क और प्रोसीजर्स आपस में इंटरलिंक्ड है, ताकि उन प्रोसीजर्स को हम ड्राफ्ट कर सके। सही है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स प्यारे बच्चों, हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं। सबसे पहली टेक्निक जो मेरे पास है वो है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। देखें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, चलिए जल्दी आ जाए सारे यार। एक चीज प्यारे बच्चों हमेशा याद रखनी है, हर प्रोसीजर के पीछे कोई ना कोई रिस्क लाजमी होगा। ये बात समझ आती है? हर प्रोसीजर के पीछे कोई ना कोई रिस्क आपके पास लाजमी होगा। रिस्क के बगैर आप कोई, अगर आपने किसी चीज के ऊपर कहा है ना कि मेरा इसके ऊपर कोई रिस्क नहीं है, तो इसका मतलब है उसके ऊपर आपको कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत, हर रिस्क का कोई ना कोई रिस्क लाजमी होगा, तभी आप उसके ऊपर अगेंस्ट हमेशा आपने एक चीज याद रखनी है कि इस चीज के ऊपर रिस्क क्या है, वाई, ये आपने हमेशा याद रखना है। भाई ये रिस्क, इसमें ये जो प्रोसीजर मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ ये क्यों करने जा रहा हूँ, क्यों का आंसर आपको कैसे मिलेगा, रिस्क, कि भाई ये रिस्क है, इसके वजह से मैं यहाँ पे प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहा हूँ। अच्छा, अगला जो सवाल आपके जहन में आना चाहिए वो आना चाहिए व्हाट, क्या मतलब कि इस रिस्क के अगेंस्ट मैं क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूं। ऑडिट प्रोसीजर्स की मेरे पास कुछ टाइप्स है प्यारे बच्चों, जो कि इस ऑडिट एविडेंस के सफिशिएंट किस चीज की अलामत है भाई, एप्रोप्रिएट क्वालिटी, ऑडिट एविडेंस, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, परफॉर्मेंस और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। क्या यहाँ तक बात सबके समझ आती है? अब बड़ा गौर से जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सफिशिएंसी क्वांटिटी डील करता है आइजा 530 सैंपल साइज आपका सफिशिएंट होना चाहिए। क्वालिटी में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट एंड
और रिलायबल के अंदर मजीद तो दो चीजें आ जाती है मेरे पास, एजर्शन अंडर कंसिडरेशन एंड डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग। सही है, इसका मतलब क्या है, मेरी बात सुनेगा। जब भी आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, कोई ना कोई रिस्क होगा, क्यों करने जा रहे हैं कोई, और रिस्क क्या है, एफएस में नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस। तो इसका मतलब है एक जो मुझे हेल्प मिलेगी वो किस चीज की हेल्प मिलेगी, आईएफआरएस। आईएफआरएस क्या कहता है, अगर मुझे थोड़ा बहुत उसका थोड़ा बहुत आइडिया है तो मैं एक अच्छा ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर सकता हूँ। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है प्यारे बच्चों, इसमें रेलिवेंट एंड रिलायबल है। अच्छा, रिलायबल हम सबको पता है, थर्ड पार्टी, डायरेक्टली, रिटर्न फॉर्म, ओरिजिनल, और अगर कोई डॉक्यूमेंट कंपनी ने बनाया तो क्या उसके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं कि नहीं। ठीक हो गया जी। एजर्शन अंडर कंसिडरेशन एंड डायरेक्शनल टेस्टिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप रिस्क कौन से लेवल पे आइडेंटिफाई करते हो, एजर्शन लेवल पे। अगर मुझे एक बात बताएं, मैं इन्वेंट्री को फिजिकल काउंट करता हूं, क्या ये अच्छा प्रोसीजर है बच्चों? अभी जो हमारा सेशन है ऐसा कि नमाज तक इंपॉर्टेंट सेशन है, आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। अगर मैं इन्वेंट्री की, अगर मैं जाके इन्वेंट्री को देखता हूं, या इस दफा करें, मैं गुड्स डिलीवरी नोट देखता हूं, क्या ये ऑडिट प्रोसीजर है? ऑडिट प्रोसीजर है, सही है। 100 पूरे साल 100 गुड्स डिलीवरी नोट बने, मैंने 100 के 100 देखे हैं, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मैंने गुड्स डिलीवरी नोट इसलिए देखे हैं ताकि मैं कंप्लीटनेस इंश्योर कर सकूं, नहीं सर, ये ऑडिट प्रोसीजर आपका रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट क्यों नहीं है? बिकॉज जो एजर्शन है, एंड एजर्शन इज द कंप्लीटनेस, इस एजर्शन को एड्रेस नहीं कर रहा। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो प्रोसीजर आपके रेलेवेंट एंड, तो बड़ा जरूरी है आपको पता हो कि आप कौन सी एजर्शन पे काम कर रहे हो। पेपर में जब सवाल आता है, मसला क्या होता है, मसला ये होता है हमें पिक करना होगा कि इन्वेंट्री का मसला है, पीपी का मसला है, रिसीवेबल का मसला है। पहला तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इन पे मसला है, तो इनमें कौन सी उस एजर्शन का रिस्पेक्टिव ऑडिट प्रोसीजर में लिखना होगा। तो हमेशा याद रखेगा, सबसे पहली टेक्निक आपके पास मौजूद है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, जिसके अंदर ये सारी टेक्निक मौजूद है। इसका मतलब क्या है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का? सेलेक्ट सैंपल्स एंड इंस्पेक्ट या ऑब्जर्व या इंक्वायरी या रिकैलकुलेट, इट कुड बी एनी ऑडिट प्रोसीजर। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आप सिर्फ इतना आइडेंटिफाई कर लेना, आइजा 500 हम सबने पढ़ा हुआ होता है, आइजा 500 में अगर सिर्फ इस एक चीज का ख्याल रख लेना, आइजा 500 का समराइज वर्जन क्या है, सेलेक्ट सैंपल्स, सेलेक्ट सैंपल इज द सफिशिएंसी, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम, किसी ना किसी जगह से आपको सैंपल्स सेलेक्ट करने होंगे, तो जो आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग। और सेलेक्ट सैंपल करने के बाद आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करेंगे, किसी ना किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, किसी अमाउंट को रिकैलकुलेट करेंगे, ये आपका ऑडिट। ये एक ऐसा तरीका है प्यारे बच्चों से आप याद रखेगा, आपका 60-70% आपका सब्सटेंटिव इससे कवर हो जाता है। सिंपल सी बात है, किसी एक पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट करने हैं, और जब सैंपल सेलेक्ट हो जाएंगे तो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट देखना है जिससे मेरा ये रिस्क कवर्ड हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करता हूं इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री हमारा बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट का आइटम है, तो इन्वेंट्री की कुछ एजर्शंस है, और एजर्शंस है एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड। तो मैं कहता हूं अगर रिस्क मेरा एग्जिस्टेंस लेवल पे, अगर मेरा रिस्क, इसका मतलब क्या रिस्क है, क्या रिस्क ये कि ये इन्वेंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप कहेंगे कोई मसला नहीं, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम इन्वेंट्री रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट फिजिकल इन्वेंट्री, ऑब्जर्व फिजिकल इन्वेंट्री। क्या यहां तक बात आपके समझ आती है प्यारे बच्चों? तो ये बड़ा आपको पता होना चाहिए कि आपका इस प्रोसीजर से आपके अच्छे खासे आपके क्या कहते हैं सब्सटेंटिव कवर हो सकते हैं। और बड़ी सिंपल सी चीज यार, कोई हर प्रोसीजर का कोई ना कोई पर्पस है। 2 सवाल का 2 से 3 चीजों का ख्याल रखिएगा, इसमें से भी तीसरी चीज बहुत रेयरली यूज होती है, इन 3 चीजों का प्यारे बच्चों बड़ा ख्याल रखना। आप ये प्रोसीजर क्यों करना चाह रहे हैं, ये आपको वाई का आंसर लाजमी होना चाहिए। और ये क्या है, ये रिस्क है आपके एजर्शन लेवल पे। फॉर एग्जांपल अगर रिस्क एजर्शन लेवल पे ये कि इन्वेंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, मेरा रिस्क है कि इन्वेंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं क्यों ये प्रोसेस परफॉर्म करने जा रहा हूं, इसलिए करने जा रहा हूं बिकॉज मैंने रिस्क आइडेंटिफाई किया है कि इन्वेंट्री एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी, अब क्या करूं, मुझे इसकी इन्वेंट्री की
एग्जिस्टेंस देखनी, कितनी देखनी है, कितनी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है, कितनी देखनी है। इट मींस मुझे क्या सेलेक्ट करने पड़ेंगे, मुझे फिक्स एसिड से सैंपल सेलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे, मुझे सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम इन्वेंटरी रजिस्टर। और ये जो ऑडिट एविडेंस आपके पास अवेलेबल है इसमें से रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर को सेलेक्ट करें और वो प्रोसीजर जाके परफॉर्म कर ले। व्हेन 30 जून 2022, ये और यही चीज आपकी कहलाती है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। क्या यहां तक बात समझ आती है? इन्वेंटरी काउंट हमेशा ईयर एंड पे ही होता है प्यारे बच्चों। अगर आप बाद में कर रहे हैं या पहले कर रहे हैं तो वो रोल बैक और रोल फॉरवर्ड आपको करना पड़ेगा। कंफर्मेशन आप बाद में भेज दें, बट कंफर्मेशन आप लिखते हैं क्या है, मुझे कंफर्म करके दे बैलेंस एज एट 30 जून 2022 का। यहां तक बात सबके समझ आती है प्यारे बच्चों। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों, सुनिएगा मेरी बात को, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास आइजा 540। और ये किससे डील करती है? सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली हमारे सिलेबस का पार्ट है। और ये किसमें हेल्प करता है मुझे प्यारे बच्चों? एस्टिमेट्स में। अभी हमने कुछ रिस्क आइडेंटिफाई करे, उसमें क्या इन्वॉल्व हो रहे थे? एस्टिमेट्स इन्वॉल्व। चलिए दोस्त जल्दी, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे थे। अब मेरी अगेन एक बात है, सुनिएगा मेरी बात, खुदा का वास्ता है, इसके प्रोसीजर्स मेरे पास क्या अवेलेबल है? इसके प्रोसीजर्स मेरे पास ये अवेलेबल है कि मैं मैनेजमेंट का प्रोसेस समझता हूं, मैं एजम्पशंस को चेक करता हूं कि एजम्पशंस रीजनेबल है, मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करता हूं, मैं सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीड करता हूं, मैं डिस्क्लोजर की एडिक्वेसी को असेस करता हूं। ये कुछ 4-5, अगेन इस 4-5 प्रोसीजर्स को भी अगर आप गौर से देखेंगे प्यारे बच्चों तो एक बात बड़ी कांस्टेंट है, खुदा का वास्ता से समझने की कोशिश करिएगा। ये प्रोसीजर मैं क्यों करने जा रहा हूं? इसलिए करने जा रहा हूं बिकॉज मेरा रिस्क है कि एस्टिमेट्स गलत है। मैनेजमेंट ने पीपी की इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट सही रिकॉर्ड नहीं की होगी। क्यों नहीं सही की होगी? बिकॉज उसने एस्टिमेट्स गलत, जो एजम्पशंस उसने यूज की होगी। अच्छा समझ आ गया भाई, ये प्रोसीजर मैं क्यों परफॉर्म करने जा रहा हूं? बिकॉज कोई ना कोई मेरा रिस्क है। और रिस्क क्या है ये मुझे पता, बिकॉज तभी मैं उस रिस्क को भी वैसे ही ड्राफ्ट कर सकूंगा और उसके अगेंस्ट ऑडिट प्रोसीजर को भी। अब करना क्या है भाई, चूंकि एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है तो किसकी मदद ले सकता हूं? आइजा 5। और अगर आप आइजा 540 के इन प्रोसीजर्स को देखेंगे तो ये एस्टिमेट्स को ही एड्रेस, भाई एस्टिमेट्स एजम्पशंस किसमें डिफाइंड होती है? आईएफआरएस में। एफएस को आईएफआरएस बनाने की जिम्मेदारी किसकी? तो मैं प्रोसेस भी किसका समझूंगा? मैनेजमेंट का। मैं एजम्पशंस को चेक करूंगा कि क्या एजम्पशन रीजनेबल है। एजम्पशंस क्यों कह रहा हूं? बिकॉज ये वो चीज है जो कि फ्यूचर से रिलेट करती है। जब एक चीज फ्यूचर से रिलेट करती है तो उसको इसके अगेंस्ट में एजम्पशंस बनाता हूं। भाई एक एसिड है 100 रुपए का, मेरी एजम्पशन है कि 5 साल चलेगा। मेरी एजम्पशन है कि मैं अगर गाड़ी वारंटी में बेचता हूं तो मेरी एजम्पशन है कि इतने वारंटी क्लेम्स आ जाएंगे। अगर मैं 100 रुपए की यूनिट सेल करता हूं तो मेरी एजम्पशन है कि इतने गुड्स रिटर्न होके, ये फ्यूचर से रिलेट करता है। तो फ्यूचर के लिए प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोसीजर्स। क्या यहां तक बात सबके समझ आती है प्यारे बच्चों? ये अगर आपने कोई रिस्क आइडेंटिफाई किया, उस रिस्क में अगर एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहा है प्यारे बच्चों, आइजा 540 एस्टिमेट्स के प्रोसीजर्स आपको लाजमी हेल्प करेंगे। ये स्टैंडर्ड बनाया ही इसलिए गया है ताकि एस्टिमेट्स के अगेंस्ट ऑडिटर्स को गाइडेंस दे सकें कि उसने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के। यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मेरे पास है मैनेजमेंट एक्सपर्ट या ऑडिट एक्सपर्ट। ये मेरे पास एक कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसपे किसकी जरूरत पड़ जाती है? एक्सपर्ट की जरूरत पड़ जाती है। और जहां एक्सपर्ट की जरूरत पड़ जाती है प्यारे बच्चों तो सबसे पहला काम आपने उसकी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस या ऑब्जेक्टिविटी को इवेलुएट करना होता है। उसके काम को इवेलुएट करना होता है कि क्या उसका काम एडिक्वेट, और उसके लिए आप क्या करते हो? फाइंडिंग एंड कंक्लूजन रेलिवेंट एंड एजम्पशन रीजनेबल होनी चाहिए, डेटा कंप्लीट एंड एक्यूरेट होना चाहिए। तो यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर है? इसी तरीके से अगर हमारे पास किसी एरिया में लिटिगेशंस इन्वॉल्व हो रही है, कोई क्लेम्स इन्वॉल्व हो रही है, तो आइजा 501 भी मुझे इसके ऊपर हेल्प कर सकता है। क्या मैं लीगल काउंसिल से इंक्वायरी कर सकता हूँ, मैं लीगल काउंसिल के साथ कोई करस्पॉन्डेंस हुई है मैं उसको देख सकता हूँ, काउंटर पार्टी के साथ कोई करस्पॉन्डेंस हुई है उसको देख सकता हूँ, लॉयर्स को कंफर्मेशन भेज सकता हूँ, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। हमेशा प्यारे बच्चों खुदा का वास्ता है
बस ये दो चीजें हमेशा याद रखेगा, प्रोसीजर करने क्यों जा रहे हो, व्हाई। अगर इसका आंसर मिल जाएगा तो मतलब है तुम्हें रिस्क पता है कि तुम्हारा रिस्क है, और इस रिस्क को कैटर करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हो, ये कुछ टेक्निक्स मौजूद है। इसमें से कुछ टेक्निक्स आपने, आपका रिस्क और आपका प्रोसीजर हमेशा अलाइन। अब पिछला सवाल याद है जब हमने किया था, क्या रिस्क है कि मैनेजमेंट ने पीपी का इंपेयरमेंट सही रिकॉर्ड नहीं किया होगा। ये कौन से लेवल का रिस्क है, एजर्शन लेवल का। चूंकि ये एजर्शन लेवल का रिस्क है तो एजर्शन लेवल में कौन सी एजर्शन, वैल्यूएशन। प्यारे बच्चों रिस्क में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, therefore it shall be treated as a significant। आपने कहा इस रिस्क में एस्टिमेट्स का मतलब है, इट मींस द रिस्क इज कि मैनेजमेंट ने जो एजम्पशंस ली होंगी पीपी की इंपेयरमेंट के लिए, सच एज टू डिटरमाइन द वैल्यू इन यूज, टू डिटरमाइन द डिस्काउंट रेट मे नॉट बी रीजनेबल। आईएफआरएस क्या कहता है, इंपेयरमेंट किसके हिसाब से होती है, आईएफआरएस। कौन सा आईएफआरएस, 36 क्या कहता है, वैल्यू इन यूज डिटरमाइन करो। वैल्यू इन यूज के लिए फ्यूचर कैश फ्लोज, इन फ्यूचर कैश फ्लोज को क्या करो, डिस्काउंट करो। तो ये जो मैनेजमेंट ने assumptions ली होंगी, दोस assumptions may not be reasonable। और यही पता चल गया रिस्क क्या है, प्रोसीजर्स मेरे assumptions reasonable होने चाहिए, ये प्रोसेस में लिखूंगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से पिछला सवाल जो हमने करा वो याद है ना सबको यार, पिछला जो सवाल हमने करा उसमें सबसे बड़ा मसला था इन्वेंट्री, कि भाई आपकी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, इंपेयर्ड हो जाएगी। तो आपने कहा इन्वेंट्री एफएस लेवल का रिस्क, एजर्शन लेवल का रिस्क, एजर्शन लेवल का रिस्क। एजर्शन लेवल में कौन सी, एग्जिस्टेंस का मसला है, किस चीज का मसला है, वैल्यूएशन। अच्छा अब मैंने कहा वैल्यूएशन का मसला है, तो वैल्यूएशन किसके हिसाब से होती है, IS2 IFRS के सामने रखे, किसके हिसाब से होती है, IS2 क्या कहता है, इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू होना चाहिए, NRV क्या होती है, एस्टिमेट। सर इसमें भी क्या इन्वॉल्व हो रहा है, एस्टिमेट्स। अगेन आपने मैनेजमेंट, अब आपका रिस्क क्या है, द रिस्क इज कि मैनेजमेंट ने जो इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट में एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस डिटरमाइन की होगी वो सही नहीं। मैनेजमेंट ने शायद सारी की सारी ओल्ड और ऑब्सोलीट इन्वेंट्री आइडेंटिफाई। आपका प्रोसीजर भाई आप बताएं आपका क्या प्रोसेस, जो एजम्पशंस है, एजम्पशन फ्यूचर कैश फ्लोज नहीं, एजम्पशन डिस्काउंट रेट नहीं। डिस्काउंट रेट क्यों नहीं मैडम, डिस्काउंट रेट क्यों नहीं, ऑलरेडी करंट एसेट है उसको क्या डिस्काउंट करना, पीपी नॉन करंट एसेट होता है इसलिए इसको मैं डिस्काउंट करता हूं फ्यूचर कैश फ्लोज को। ये तो वैसे ही मेरा करंट एसेट एक साल के अंदर रियलाइज हो जाना, तो इसको कोई डिस्काउंटिंग इंपैक्ट मटेरियल नहीं आएगा। क्या यहां तक तो मैं डिस्काउंट, एजम्पशन मेरी क्या है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड कॉस्ट या नेसेसरी कॉस्ट टू मेक सेल, दोस assumptions may not be reasonable। तो मैं चेक कर, और इसमें सब्सिक्वेंट इवेंट का प्रोसीजर में सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस देख लूंगा। प्यारे बच्चों क्या यहाँ तक बात आपको समझ आती है। तो हमारे पास ये कुछ टेक्निक्स मौजूद है, हमेशा हमेशा याद रखेगा। ICAP ने पिछले 2 अटेम्प्ट्स में जो प्रोसीजर के साथ एक हरकत करने की कोशिश की है, वो हरकत क्यों कर रहा है, तो वो सवाल में आपसे ये नहीं कह रहा मुझे इन्वेंट्री के प्रोसीजर बताओ, सवाल में वो आपसे कह रहा है मुझे बिजनेस रिस्क बताओ, उससे मुझे ऑडिट प्रोसेस बताओ। वो यूं कर रहा है, वो सवाल में क्या कर रहा है कि इन द अबव सिनेरियो मुझे बताओ फ्लक्चुएशंस क्या, फिर वो कह रहे हैं फ्लक्चुएशन से मुझे ऑडिट रिस्क बताओ, और फिर इस रिस्क से मुझे आपके तीनों चीजें हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम, समझ आ रही है बात, तो पता होना चाहिए। हमेशा याद रखेगा प्रोसीजर्स इज अ कॉमन सेंस। मैं 13-14 साल फॉर्म में हूं, मैं कोई किताब लेके नहीं गया कोई प्रोसीजर ड्राफ्ट करते, और आप में से भी कोई फॉर्म में होगा वो किताब लेके नहीं जाता कि जी प्रोसीजर की लिफ्ट्स घुमा देंगे ये प्रोसीजर करना है। दिस इज जस्ट अ कॉमन सेंस प्यारे बच्चों। इसके लिए अपना जहन को इस माइंडसेट से आपने करना है कि यार ये अगर कॉमन सेंस चीज है ना, तो मुझे अगर लॉजिक पता है ना प्रोसीजर की, मैं एक अच्छे प्रोसीजर्स लिख सकता हूँ, ड्राफ्ट कर सकता हूँ। और इसी चीज की अभी हम एक प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों। अच्छा तो हमेशा याद रखेगा 2-3 चीजें, एक तो ये सेलेक्ट सैंपल्स वाली चीज, इसको आपका अच्छा खासा एरिया कवर करेगा, प्लस रिस्क है क्यों है रिस्क, IFRS आपको लाजमी हेल्प करेगा, बिकॉज आपका ओपिनियन जब ये है कि these FS are prepared in accordance with IFRS, आपका ऑडिट रिस्क ये है कि FS may not be equal to IFRS, तो आपके परफॉर्मेंस फेज में एक चीज लाजमी होनी है IFRS। उस IFRS को अगर आपने थोड़ा बहुत सोच के रख लिया, पे लीजेस में सेल एंड लीजबैक पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, सेल एंड लीजबैक नहीं पढ़ा आपको IFRS अब नहीं है मेरे भाई, आपको दिख रहा है ना यार, डन है भाई यहाँ तक प्यारे बच्चों। अच्छा ये हमारे पास प्यारे बच्चों कुछ मौजूद है, क्या मौजूद है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इसका हैंड आउट है, एक टेक्निक वाला हैंड आउट है,
वो उसको ग्रिप में रखेगा प्यारे बच्चों। और अभी जब हम प्रैक्टिस करें, आपने सिर्फ अपने आप से बातें करनी है कि ये प्रोसीजर मैं क्यों परफॉर्म कर रहा हूँ, ये प्रोसीजर मैं क्यों परफॉर्म कर रहा हूँ, और इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के, और इस रिस्क को क्यों कर रहा हूँ, तो कोई रिस्क होगा, और इस रिस्क को कैटर करने के लिए मुझे मुझे क्या करना। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देखना होगा यार। आपका 70% ऑडिट तो डॉक्यूमेंट्स देख के निकल जाता है। बस सोचना क्या है, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कहां से करना है और डॉक्यूमेंट्स देखने कौन से। तो यहाँ तक बात समझ आती है। आपका 70% ऑडिट प्यारे बच्चों किस तरीके से निकल जाएगा, डॉक्यूमेंट से निकल जाएगा। सेल्स आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स देख के तो निकलता है। जीडीएन देख लिया, हाँ जी, जीडीएन से सैंपल सेलेक्ट करा, सेल रेशियो में देख लिया, कंप्लीटनेस इंश्योर हो गई। सेल्स इनवॉइस देख ली, रीकैलकुलेट कर लिया, एक्यूरेसी हो गई। जीडीएन साल के आखिरी में से कुछ सेलेक्ट कर ली, कट ऑफ हो गया। जेबीएस देख ली तो क्लासिफिकेशन हो गई, ये चीज परचेजेस में है, ये चीज एक्सपेंसेस में, ये चीज इनकम है। बैंक लोन की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो आपने एग्रीमेंट देख लिया तो आपको लोन की अमाउंट और इंटरेस्ट रेट पता चल गया। सही, आपने रीपेमेंट स्केड्यूल देख लिया तो आपका आउटस्टैंडिंग लोन पता चल गया। आपने बैंक स्टेटमेंट देख ली तो आपको पता चल गया एसेट पे लोन कितना पड़ा हुआ है। आपने स्टेट बैंक की वेबसाइट देख ली, आपको काइबोर का रेट पता चल गया। आपने फिर रिकैलकुलेट कर लिया। आप समझ रहे हैं, खुदा का वास्ता है इसको। और जब हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अगला 2-3 घंटे का जो हमारा सेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ रिस्क प्रोसीजर इससे अलाइन है। यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? एक सवाल आपके पास है, सवाल देख के प्यारे बच्चों कोशिश ये करनी है आपने, खुदा का वास्ता सवाल पढ़ के एक चीज जो अगले 14 दिन आपके काम आएगी ना, वो देखें, मेरी बात सुनो। मैं आपसे एक चीज, आपने चाहे ऑडिट जैसा भी पढ़ाओ, सही है, तैयारी जिससे भी पढ़ाओ, तैयारी अच्छी हो, तैयारी अच्छी ना हो, खुद की मस्ती हो, खुद की मस्तियां समझते हैं ना। हम जज्बाती कौम है ना, हम एक्सट्रीमिस्ट कौम है। हम करते क्या है, हम या तो बैठ के है ना 100 लेक्चर 10 दिन में 10 की स्पीड से देख लेंगे, या 100 दिन तक देखेंगे नहीं कुछ नहीं। सही है, हमने ऐसे ही करा है ना, मेजोरिटी ने ऐसे ही किया। जब आप ऐसे करेंगे प्यारे बच्चों तो फिर, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ढीठ बन जाओ, बगैरत बन जाओ। जिस तरह 6 महीने बगैरती कंटिन्यू रखी आपने, उसी को बरकरार रखें और आप इस कॉन्फिडेंस से जाएं। किस कॉन्फिडेंस से? यार मैं बगैरत हूँ और मैं ये पेपर पास कर दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप इस कॉन्फिडेंस से जाएंगे, मैं आपको हल्फन एक चीज कहता हूँ, आप पेपर पास कर लेंगे। बगैरती विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, लेकिन पेपर आपका इंशाल्लाह इंशाल्लाह पास हो जाएगा। अगर सुने मेरी बात, खुदा, पेपर से पहले अगर ये है ना जहन में, तैयारी अच्छी नहीं है, रिवीजन अच्छा नहीं है, चीजें भूल रहा हूं मैं, चीजें लिंक नहीं कर पा रहा, चीजें ये नहीं कर, आप जब फिजिकली और मेंटली अगर आप इस माइंडसेट, अगर आपके शोल्डर झुके हुए हैं ना आई कैप मेंटर होते हुए, शोल्डर नहीं झुकने चाहिए, सही है, सीना तान के आपने आई कैप मेंटर होना है प्यारे बच्चों। और कॉन्फिडेंस, आप मेरी, अगर आप फिजिकली और मेंटली अगर हार चुके हैं, आप अब आप कुछ भी कर ले, आप पेपर पास नहीं कर सकते, ये खुदा का वास्ता है। और अभी जो मैं करवाने जा रहा हूँ, ये अभी जो आपका सवाल आएगा, वो शोल्डर वापस से नीचे हो जाएंगे, आसपास को आप लोग देखना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा ये सवाल पेपर में आएगा, ये सवाल पेपर में नहीं आएगा, सही है। मैं आपको सिर्फ एक चीज, अगर ये सवाल अभी आपके सामने जब पेश हो रहा है प्यारे बच्चों, तो बस ये चीज आपने एक चीज का काम करना है, क्या? आपने अपने नर्व्स पे काबू रखना है। आपने कहना है नहीं यार, मतलब अब जो भी है, जो पढ़ा हुआ है, जिससे पढ़ा हुआ है, जैसा पढ़ा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट्स है, एक टेक्निक समझ आ गई कि लिखना है, कॉन्सेप्ट डिलीवर करना, और आप यकीन करें आप लिख लेंगे। और जहां आप उस चीज को लिख लेंगे जिसके ऊपर आपने कभी जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं करी प्यारे बच्चों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट करेगा कि रिस्क कितने सवाल करें आपका। लेकिन अभी अगेन जो मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूँ ना प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ता है, क्या आपने आपने सिर्फ आपने उस पर कॉन्फिडेंटली उसको अटेम्प्ट करने, अगर घबरा गए, हार्ट बीट तेज होना स्टार्ट हो गई, प्यारे बच्चों आप पेपर पास आई कैप कर नहीं कर सकेंगे। आई कैप में जिसने अपने नर्व्स, जिसने अपने जहन पे काबू पा लिया ना, वो पेपर पास कर देगा। यही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वर्कशॉप में। अभी आपके सामने एक सवाल रखते हैं, कौन सा सवाल है? क्वेश्चन पहले ही पेज पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। सवाल पढ़ लूं मैं आपके साथ? हाँ जी, सवाल की रिक्वायरमेंट है, डिस्कस हाउ प्रोफेशनल skepticism should be applied in the audit of the company's payroll and recommend any further actions that should be taken by the
ऑडिटर, खुदा का वास्ता है आसपास नहीं देखना है, आपने कॉन्फिडेंट रहना है, डायग्राम बनी हुई है, टेक्निक हमें पता है, बाइबल के कॉन्सेप्ट को यूज करना है, उसको इस सवाल में अप्लाई करना है। 5 मिनट है, सवाल ही पढ़ना है, मुझे आंसर भी चाहिए छेती छेती। ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा, आवाज क्लियर है? बेहतरीन, चले जबरदस्त यार। सवाल क्या है सुने, अब आप इमेजिन करें पेपर में ये सवाल आता है, सही है? हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो आपके पास बाइबल है ना, सबसे सवाल को हमेशा इस तरह के सवाल को अटेम्प्ट करने का सबसे आसान तरीका, जितने रेलेवेंट आइजाज आपके पास एप्लीकेबल है, जितने उन सबको एक जगह जॉट डाउन करना, सोचना है मतलब ये, ठीक है? कि इन सारे आइजाज को हमने क्या करा है, एक जगह पे जॉट डाउन कर, उस रिस्पेक्टिव आइजाज के अंदर जो रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स है, इट मींस वो मेरे आंसर का स्ट्रक्चर है, और अब मैंने उसको लिखना है और उसी के ऊपर कमेंट भी करनी है। क्या यहां तक बात समझ आती है? फॉर एग्जांपल मेरे पास सवाल में एक चीज तो कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है, आइजा, बात समझ आती है। एक और चीज कांस्टेंट लग रही है मुझे जिसका नाम है आइजा 240, सवाल में इसकी भी इंडिकेशन है। एक और चीज जो कि सवाल में रेलेवेंट है वो है आइजा 330। सवाल में लिखा हुआ है कि एंगेजमेंट टीम का प्लान क्या है, एंगेजमेंट टीम का प्लान है कि वो क्या करेगी, टेस्ट ऑफ, इट मींस वो ये नहीं करेगी। समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो मैंने कहा यार 3 आइजाज मेरे पास है, हर आइजाज का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है प्यारे बच्चों, मैं बड़े आराम से वो कॉन्सेप्ट डिलीवर करके एक अच्छा आंसर ड्राफ्ट कर सकता हूं। कैसे? फॉर एग्जांपल डिस्कस हाउ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म शुड बी अप्लाइड। जहां उसने कहा हाउ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, आपने कहा आइजा 200 में गया मैं, और मैंने आइजा 200 में जाके देखा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ, आपने कहा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज अ क्वेश्चनिंग, आपने कहा जबरदस्त, मैं फौरन से जल्दी जल्दी क्वेश्चनिंग माइंड, मतलब मैं क्या करूंगा यार, मैं इंक्वायरीज करूंगा। भाई क्वेश्चंस कैसे करेंगे यार, सवाल कैसे करेंगे यार, इंक्वायरीज करेंगे ना। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, जब आप इंक्वायरी करोगे तो आपको कुछ एविडेंस मिलेंगे, उस एविडेंस को आपने क्रिटिकली असेस करना है ऑन ऑडिट एविडेंस। ऐसा ही है प्यारे भाई। और फिर इससे क्या फायदा होगा, इट मे हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ फ्रॉड। क्या यहां तक ये समझ आ रहे हैं? आपने कहा यार अगर बाइबल से मैंने 3 चीजें यहाँ पे उठा ली तो मेरा आंसर आधे ज्यादा तो बन चुका है। क्वेश्चनिंग माइंड, मैं सवाल पढ़ रहा हूं, दिया several new employees have been added to the company payroll during the year with a combined payment of 1,25,000 being made to them, that there does not appear to be any authorization for these additions. When I questioned the payroll supervisor who made the amendment, she said that the no authorization was needed because the new employees are only working for the company on a temporary basis. However, when discussing staffing level with the management, it was stated that no employees have been taken on this year other than, अच्छा अभी अलग से पैराग्राफ है, other than test controls plan, no other audit work has been performed. अदर देन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स प्लान, मतलब आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल प्लान किया हुआ है, इसके अलावा आपको कोई और प्लान, आपने कहा कुछ आंसर मुझे 330 से मिल जाएगा, कुछ आंसर मुझे 200 से मिल जाएगा, कुछ आंसर मुझे 240 से मिल जाएगा। उन कॉन्सेप्ट को आपने प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ डिलीवर करना है। फॉर एग्जांपल आपने कहा व्हाट इज प्रोफेशनल, इट इज अ क्वेश्चन, बट आपने फौरन से सवाल में क्या लिखना है, आपने फौरन से इंक्वायरीज करनी है। 2 इंक्वायरीज करेंगे और दोनों इंक्वायरीज क्रॉस इंक्वायरीज होंगी। फॉर एग्जांपल जो पेरोल सुपरवाइजर है उसको आप कहेंगे, क्या कहेंगे जल्दी बता दें, कि मैनेजमेंट ने कहा है कि इस साल कोई भी एडिशन नहीं हुई है, और मैनेजमेंट के पास आप जाके क्या कहेंगे, जल्दी से बता दें, जल्दी से बताएं, कि भाई पेरोल सुपरवाइजर कह रहा है, क्या कह रहा है, कि इस साल हमने टेम्पररी लोग असाइन किए हैं। ये आपने क्वेश्चनिंग माइंड के, भाई आपने क्वेश्चनिंग माइंड है क्या? भाई देखे ना, मैं आपसे कहता हूं कि भाई इस साल कोई भी एडिशन नहीं है, आप आगे से क्या बोलेंगे,
कि भाई सुपरवाइजर तो कह रहा हुई है, सुपरवाइजर के पास जाऊंगा और सुपरवाइजर बोलेगा इस साल एडिशन हुई है, तो मैं फौरन से मैनेजमेंट को बोलूंगा कि भाई आप कह रहे हो कि एडिशन, ये तो क्वेश्चनिंग माइंड है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करूंगा मैनेजमेंट का, भाई आपका फला डिपार्टमेंट तो ये कह रहा है। कि यहां तक बात समझ आती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैनेजमेंट आपको जो भी रिस्पॉन्स देगी आपने अपने आंसर में एक वर्ड लिखना है, और वो वर्ड क्या लिखना है, क्रिटिकली असेस दी ऑडिट। और यहां पे आपका ऑडिट प्रोसीजर ट्रिगर कर चुका है, यहां आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ट्रिगर कर चुके हैं। कैसे, जल्दी से बताएं क्या प्रोसीजर्स होंगे बच्चों? हाँ जी बच्चों, जल्दी छेती छेती। भाई आपको मसला क्या लग रहा है? क्या ये एम्प्लॉइज एग्जिस्ट ही नहीं करते थे? तो मतलब अगर कोई एम्प्लॉय आया होगा तो उसकी कोई ना कोई, जबरदस्त प्यार है बच्चों, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपने करा। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस में एम्प्लॉइज की पर्सनल फाइल्स देखूंगा। आपको लग क्या रहा है? लग ये रहा है कि ये पैसा कहीं और जा रहा है, तो आप इसकी पेमेंट को बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस कर लेंगे। ये बैंक स्टेटमेंट मेरे 70% ऑडिट प्रोसीजर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एम्प्लॉय की पर्सनल फाइल्स होती, सोचे ना पेरोल आया तो आपने तो एक और चीज देखनी थी कि जब आप रिस्पांस की बात करते हैं, रिस्पांस किस चीज का है? टेस्ट ऑफ डिटेल। और टेस्ट ऑफ डिटेल में रिस्पांस क्या है मेरे पास? पेरोल। पेरोल के याद है अकरेंस, तो मैं एम्प्लॉय की पर्सनल, बस बाइबल लिया प्यारे बच्चों, कुछ चीजें यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। तो जितना भी मुश्किल सवाल पूछ ले, कुछ भी कर ले आप, जैसे जैसे आप पहला कोर्स, लेकिन आपने कहा ना पहली चीज इंक्वायरी, आपने कहा इंक्वायरी लिखा, आपने फौरन से कहा इंक्वायरीज क्या करनी है, थोड़ा सोचा, आपने सवाल पढ़ा, आपने लिख दी। फिर आपने कहा क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, आपने कहा क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, आपने कहा यार यहाँ पे ऑडिट एविडेंस क्या होंगे? आपने कहा एम्प्लॉय की पर्सनल फाइल होगी, और आप एक और इंक्वायरी भी कर सकते हैं, आप सीनियर मैनेजमेंट से इंक्वायरी ये कर सकते हैं कि क्या वाकई में अगर कोई कैजुअल स्टाफ है तो क्या इसकी कोई ऑथराइजेशन होती है कि नहीं होती? एक इंक्वायरी आप ये भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, कितने आवर्स पे, क्या इसको कौन ऑथराइज करता है, कौन अप्रूव करता है, आप इस चीज को भी देख सकते हैं। इवन बड़ी जबरदस्त बात की है इसमें, भाई आपको लग क्या रही है घोस्ट एम्प्लॉय है, ये तो एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो भाई जरूर इसकी कोई ना कोई टाइम शीट होगी यार, इसमें आवर्स वगैरह आ रहे होंगे, इसने इतने घंटे काम करा है, अटेंडेंस आ रही होगी, आप वो देखेंगे एम्प्लॉयज की कि वो आ भी रही है या फिर नहीं आ रही। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही प्यारे बच्चों? आपने ये लिखा, आपने कोई रिस्पॉन्स लिखा, इससे मुझे क्या आइडेंटिफाई होता है? रिस्क ऑफ, अगर आपको लगता, आप एक, आप, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि फ्रॉड हुआ है ना, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फ्रॉड नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, तभी मैं एक रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा। क्या रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा? पेरोल पे एक रिस्क ऑफ फ्रॉड होगा जो कि एजर्शन लेवल का होगा। और कौन सी एजर्शन है प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। ये कुछ वर्ड्स आपने, based on the above critical assessment and based on the inquiries, the auditor shall identify the risk of fraud over the occurrence of payroll, and that risk is a risk of fraud and shall be treated as a, देखना कितना अच्छा लिख सकते हैं यार, और क्या कोई अपनी अंग्रेजी थोड़ी लिख रहे हैं, ये जो डायग्राम बनी इन्हीं में से कुछ वर्ड्स में चूज कर रहा हूँ और उसको आपस में लिख रहा हूँ। क्या यहाँ तक बात समझ आती है दोस्त? जहां मैंने ये चीजें लिखी, फिर मैंने कहा 200 हो गया, 240 के हिसाब से, जी मेरे भाई, सॉरी जानी एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता, पेमेंट में अपने अकाउंट में लेके जा रहा हूं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो रहा है। सॉरी, सवाल में वो ये कह रहा है कि मैंने कैजुअल, मैनेजमेंट ने आपको बोला इस साल हमने कोई भी बंदा हायर नहीं किया, पेरोल वाले जब आपने देखा तो इस साल पेरोल एक्सपेंस बढ़ गया, आपने कहा भाई क्यों बढ़ा? उसने कहा भाई हमने बंदे हायर किए। भाई बंदे कैसे हायर किए? भाई हमने कैजुअल स्टाफ हायर किया और इसके लिए ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। तो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, पेरोल डिपार्टमेंट इनकी सैलरी अपने अकाउंट में रखी होगी, तभी मैं कह रहा हूं देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड। मैंने अगेन कहा आपसे, ये था मुझे नहीं पता फ्रॉड हुआ है, मैं ये नहीं लिख रहा ना, मैं ये कह रहा हूं कि फ्रॉड नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं देयर इज अ रिस्क ऑफ, और उसके बाद में प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं, सिर्फ ये लिख रहा हूं, रिस्पॉन्स वगैरह मैं कुछ भी नहीं लिख रहा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? जी मेरे भाई, सॉरी, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। देखिए अगेन आपसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की जब आपसे बात कर रहे हैं ना प्यारे बच्चों, आप जब तक, अभी सवाल में लिखा हुआ क्या कि मेरा प्लान है कि मैं ये करूंगा, इट मींस आपने प्रोसीजर अभी परफॉर्म
जब आपने प्रोसीजर ही परफॉर्म नहीं किया, आपका परफॉर्मेंस फेज में आप है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड है? आप तो कहेंगे मेरा प्लानिंग फेज को मैं सही करूंगा ना। जहां आपने ये लिखा, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से मेरी बात सुने, 330 क्या लिखा हुआ है? रिस्पॉन्स। या तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर होगा या टेस्ट ऑफ। कंपनी क्या कह रही है, मैं क्या करने जा रहा हूं? मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको कंट्रोल अच्छे लग रहे हैं कि एम्प्लॉय हायर हो रहा है और कोई ऑथराइजेशन? इट मींस क्या ये कंट्रोल इफेक्टिव है? ये तो डीएनआई में ही फेल हो चुके हैं। याद है वो डीएनआई जब हम करते हैं, वॉक थ्रू करते हैं, हम कहते हैं कंट्रोल ही जब नहीं है तो मैं 10-15 सैंपल करके क्या करूं? तो इसका मतलब है मेरा रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा? 6 जगह मैं किसकी तरफ चला जाऊंगा? मैं टेस्ट ऑफ डेट, मतलब मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की तरफ चला जाऊंगा। तो मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को भी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। मुझे टीओसीज नहीं करने पड़ेंगे बल्कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स करने पड़ेंगे। और अगेन और अच्छा लिखना है, और अच्छा लिखना है, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू inherent risk multiplied in the above question as the controls are ineffective, the control risk is high. In order to reduce the audit risk, the detection risk shall be, और डिटेक्शन रिस्क कैसे होंगे? ज्यादा से ज्यादा सैंपल साइज परफॉर्म करूंगा टेस्ट ऑफ डिटेल्स में। इन्हीं वर्ड्स को लिख के आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। इसमें अंग्रेजी नहीं है, इन्हीं वर्ड्स को मैं यूज कर रहा हूं, और इन्हीं वर्ड्स को यूज करके और सवाल की इंफॉर्मेशन को आपस में क्रॉस लिंक करके मैं एक अच्छा आंसर ड्राफ्ट कर सकता हूं। मैं आपको ये सिखा, ये बहुत मुश्किल सवाल है, ये ना आज तक सीफैक में पूछा गया है, ना आज तक कैफ में पूछा गया है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे एक चीज जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, सवाल पढ़ के अगर इस चीज का कॉन्फिडेंस है ना कि यार आइजास पिक करना है, आइजास के कॉन्सेप्ट लाइक 240 में इसने ऑब्जेक्टिव 3 पिक करा, ऑब्जेक्टिव 3 नहीं था, ये ऑब्जेक्टिव 1 था। आपने ऑब्जेक्टिव पिक करे, आपने रिस्क ऑफ फ्रॉड का वर्ड लिखा, आपने एक अच्छा बुलेट में उसको आंसर बना के पेश किया, प्यारे बच्चों आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो इस सवाल में 200 भी था, 240 भी था, 330 भी था। क्लियर है हम सारे? यहाँ पे कोई सवाल था मेरे दोस्त? हाँ बिल्कुल। रिकमेंड एनी फर्दर एक्शन, माय फर्दर एक्शन वुड बी कि मैं अपने रिस्क ऑफ फ्रॉड को आइडेंटिफाई करूंगा, और मैं अब टीओसीज पे रिलाय नहीं करूंगा, मैं एक्सटेंसिव टीओडीज की तरफ जाऊंगा। मेरा ये क्लियर हम सारे यहाँ पे प्यारे बच्चों? अच्छा जी, आप ये भी लिख सकते हैं कि पेरोल पे जो आपका रिस्क होगा वो सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, बिकॉज दिस इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड, और ये एजर्शन लेवल का रिस्क है। क्लियर है प्यारे बच्चों हम सारे यहाँ तक? अगर वो आपसे कहे कि मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स बताएं, प्यारे बच्चों जो पेरोल के प्रोसीजर्स पढ़े हैं वो आपके, लेकिन पेरोल में कंप्लीटनेस का प्रोसीजर नहीं, क्लासिफिकेशन का नहीं, किस चीज का? अकरेंस का। अकरेंस की क्या? आपने इसको सैंपल सेलेक्ट करें, एम्प्लॉय की पर्सनल फाइल देख ली, उसकी ऑथराइजेशन आपने देख ली, टाइम शीट्स वगैरह देख लिया आपने, तो ये कुछ तो आप समझ रहे हैं। वो जितना भी आपको कंफ्यूज कर ले प्यारे बच्चों, बाइबल सब सामने रखेंगे, आप एक अच्छा आंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा? अब मेरी बात सुने, पेज नंबर 5 पे आए। चलो यार दोस्त आ जाओ। चले प्यारे बच्चों, अब आप, हाँ जी मेरे भाई, इसके अंदर देखें इनकंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंस भी है, तभी रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई किया है। अच्छा, इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन पता चली तो इसके अंदर एक और चीज आ जाएगी, आपको अपने रिस्क असेसमेंट को, मतलब अब मैं रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई कर रहा हूं और उसकी असेसमेंट क्या रख रहा हूं? सिग्निफिकेंट रिस्क कर रहा हूं। इनिशियली जो मैंने पेरोल के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई, सिग्निफिकेंट रिस्क कर रहा हूं, फ्रॉड का तो रिस्क आइडेंटिफाई क्या ही नहीं होगा। मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन मिला, चलिए मुझे इनकंसिस्टेंट ऑडिट एविडेंस पता चले, मैंने अपने रिस्क असेसमेंट को भी क्या कर दिया? रिवाइज कर दिया। आप ये भी लिख सकते हैं बिल्कुल, ये डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल। अगर तो मैनेजमेंट का प्रोसेस ये है कि ऑथराइज नहीं करेंगे, अगर कोई भी एम्प्लॉय हायर होगा, देखो ऑथराइजेशन क्या है? कंट्रोल एक्टिविटी। अगर ऑथराइजेशन नहीं है तो इट मींस कंट्रोल वीकनेस है। जब कंट्रोल वीकनेस है तो इसका मतलब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नहीं करेंगे। जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नहीं करेंगे तो आपको सब्सटेंटिव प्रोसेस ज्यादा परफॉर्म करने की जरूरत है। क्लियर है दोस्त?
इसका पार्ट बी पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आ जाए जल्दी छेती छेती। पेज नंबर 5। यार बच्चों देखिए यार, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, सही है, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपका एक आपकी अपनी भी असेसमेंट है कि आप पिक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। सही है, सवाल का पार्ट ए नहीं करना हमने, सवाल का पार्ट बी करना है। और सवाल का पार्ट बी क्या है? आइडेंटिफाई with reasons from the situations outlined above circumstances that should be taken into account when planning the। अब देखिए, अभी इस नौयत का सवाल आज तक आई कैप ने नहीं पूछा। वैसे सवाल क्या पूछ लिया आपसे? किन फैक्टर आप बताएं कि आप circumstances that should be taken into account when planning the external audit of। सवाल पढ़े और स्टार्ट हो जाए जल्दी छेती छेती। सवाल आसान है मुश्किल है? हाँ जी, आसान है मुश्किल है? सिर्फ अच्छा मेरी बात सुने, you have recently been appointed the auditor of a company and are in process of planning the audit for the year ending 30 April. The company owns and operates a chain of 5 high street coffee shops located throughout the UK and a further 20 located in the rest of the Europe. The company's main expense are the cost of coffee sold, premises cost, the cost of leasing the coffee making machines and staffing the shops. The company meets these costs centrally with all the permanent staff salaries paid month by direct bank transfer. Each shop is run on a day-to-day basis by a shop manager who is responsible for sourcing any food sold and other consumer goods locally and taking on any casual staff needed to cover the peak periods. Both these expenses are generally met using the cash from the till. The companies made the decision to source goods locally, both to encourage local management autonomy and to support the local economies where each shop is based. Shop managers have bonus incentives linked to the annual profit. Simple सवाल है भाई, एक कंपनी का बिजनेस है कॉफी का, उसके कोई 50-70 आउटलेट्स है, डिफरेंट यूरोप में उसके आउटलेट्स है, सारा काम सेंट्रलाइज्ड होता है। सही है, एक्सेप्ट फॉर कि अगर कोई कैजुअल स्टाफ चाहिए होगा तो वो जो कॉफी का शॉप मैनेजर होगा वो कैजुअल स्टाफ हायर कर सकता है, जो कैश उसको रिसीव होता है उसमें से वो उसको पे कर रहा है। अगर उसको कॉफी शॉप के लिए कोई इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी चाहिए तो वो लोकल टेरिटरी से खरीदता है ताकि वहां पे बिजनेस को लोकली प्रमोट कर सके। और इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? और उसके अब वो कह रहा है जी बताएं इन द अबव सिनेरियो आपकी प्लान। अच्छा, अगर सवाल आता है इन द अबव सिनेरियो मुझे रिस्क आइडेंटिफाई करके दे, मैं कहता ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हाँ, अब आप बस स्टार्ट हो जाए। हम लिखते हैं भाई सबसे पहला रिस्क कैश का, कैश में से प्रॉफिट। हमने कहा दूसरा रिस्क पेरोल पे, पेरोल एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता ही ना हो और फ्रॉड कर रहा हो। तीसरा हमने कहा भाई एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी, और फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या है? इसके पास इंसेंटिव और फिर तो कोई मसला ही नहीं था ना। चौथा रिस्क हम कहते हैं इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर रही भाई तो फिर। लेकिन जब इसी सवाल को वो क्या करके दे देता है, वो प्लानिंग का बताओ क्यों प्लान, वो जो बोर्ड लिखा हुआ है वो प्लानिंग का जो बोर्ड है यार, वो तो और आपको फुल टॉस दे रहा है। आप समझे ना इस चीज को, वो तो आपको और बहुत बड़ी फुल टॉस दे रहा है। वो उसने जब प्लानिंग का वर्ड यूज कर लिया तो जितने भी प्लानिंग में है ही 3 स्टैंडर्ड्स यार, 300 है, 315 है, 320 है और 330 है, ये तो 4 स्टैंडर्ड्स हमारे पास प्लानिंग में। हाँ, बाकी प्लानिंग का, आरपी का भी प्लानिंग का सेक्शन है, वो उसके स्टैंडर्ड में कवर्ड है। गोइंग कंसर्न का भी एक प्लानिंग का सेक्शन है, फ्रॉड का भी। तो आपने तो जब ये देखा आपने कहा यार मैं जब इस कंपनी का ऑडिट करूंगा, सुनिएगा मेरी बात को, मैं जब इस कंपनी का, तो मैं किन फैक्टर्स को कंसीडर करूंगा जब मैं इसका ऑडिट प्लान कर रहा हूँ? मैं सबसे पहला फैक्टर जो कंसीडर करूंगा प्यारे बच्चों, वो इन्वेंट्री को करूंगा। और इन्वेंट्री में भी इन्वेंट्री काउंट्स को करूंगा। मेरे पास 70 रिटेल आउटलेट्स है। कॉफी हवा में तो नहीं बनती होगी ना यार, कोई रॉ मटेरियल पड़ा हुआ होगा ना मेरे पास, तो मेरे पास उन इन्वेंट्री काउंट में प्लानिंग में किस चीज को कंसीडर करूंगा? जल्दी जल्दी कि भाई मेरे पास 70 आउटलेट्स हैं, तो कौन से आउटलेट्स को सेलेक्ट करना है, कौन से आउटलेट्स को सेलेक्ट नहीं करना। मैं 70 से 70 नहीं करूंगा ना, मैं 70 में से 7 करूंगा, 7 सही है तो मैं कहूंगा बाकी 63 भी सही होंगे। तो मेरा पहला काम क्या होगा कि इन्वेंट्री काउंट करना होगा। क्यों काउंट करना होगा? 2 चीजों का मसला है। एक मसला है एग्जिस्टेंस का, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इन्वेंट्री एग्जिस्ट बिकॉज डिसेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड पता है आपको? हाँ जी, अगर सारी चीजें हेड ऑफिस मैनेज करता है
तो वो सेंट्रलाइज है। अगर ब्रांचेस लेवल पे सारी डिसीजन मेकिंग हो रही है तो डिसेंट्रलाइज। सही, सबके फायदे नुकसान बीएम वगैरह में आपने पढ़े होंगे। तो हमारे पास पहला सबसे बड़ा जो मैं प्लानिंग में कैसे करूंगा, किस चीज से करूंगा, इन्वेंटरी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कंसीडर करूंगा, वो किस चीज को कंसीडर करूंगा प्यारे बच्चों, वो पेरोल को करूंगा। क्या मुश्किल है यार इसमें। और पेरोल को क्यों करूंगा, बिकॉज कैजुअल स्टाफ को हायर करने का राइट किसके पास है, मैनेजर के पास है। देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड। क्यों रिस्क ऑफ फ्रॉड, उसके पास अपॉर्चुनिटी है टू कमिट दी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के। यहां तक बात समझ आती है। तीसरा सबसे बड़ा रिस्क मेरे पास जो मौजूद होगा प्यारे बच्चों, वो किस चीज का होगा, वो अगेन फ्रॉड रिस्क मौजूद है। और वो फ्रॉड रिस्क किस चीज का, उसके पास उसके ऊपर इंसेंटिव और प्रेशर है। किस चीज का इंसेंटिव और प्रेशर है, जल्दी, तो इसका बोनस लिंक्ड है। तो वो जानबूझ के प्रॉफिट को ज्यादा दिखाएगा और प्रॉफिट को ज्यादा दिखाएगा ताकि उसका बोनस। चौथा जो सबसे बड़ा रिस्क है प्यारे बच्चों मेरे पास, किस चीज का रिस्क है, कैश के मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का रिस्क है। तो मैं प्लानिंग करते हुए जब इन्वेंट्री काउंट करने ब्रांच में जाऊंगा तो मैं एक और चीज भी काउंट करूंगा। क्या काउंट करूंगा, मैं कैश काउंट भी करूंगा प्यारे बच्चों के। यहाँ आप देखें ये वर्ड प्लानिंग का है, लेकिन 80 से 90% रिस्क एज ए 240 फ्रॉड से। आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। आईकैप सिर्फ वर्ड से आपके खेलेगा प्यारे बच्चों। मेरे पास अगर पेरोल का रिस्क भी है तो ये भी फ्रॉड का रिस्क है। मेरे पास जो उसको बोनस इंसेंटिव दे रहा हूं ये भी फ्रॉड का रिस्क है। मेरे पास कैश में मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो सकता है, ये भी किस चीज का रिस्क है, फ्रॉड का रिस्क है। यहाँ तक बात समझ आती है। तो मैं तो बड़े अगर वो आपको यूं कंफ्यूज करने की भी कोशिश करेंगे, बताए कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना है इन प्लानिंग, तो यार बाइबल तो ये लिखा हुआ है ना हमारे पास, प्लानिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको सामने रखना है। उनको सामने रख के आपने अपने आंसर्स को ड्राफ्ट करना है। और अगेन क्यों लिख रहा हूँ ये चीज, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि भाई कंपनी के पास कैश चूंकि आता है तो देयर इज उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कर सकता है। सही है। कैजुअल स्टाफ का हायर करने का राइट उसके पास है, हेड ऑफिस में कोई ऑथराइजेशन नहीं। तो देयर इज अ रिस्क जी एम्प्लॉय एग्जिस्ट करते ही ना हो और सैलरी पे हो रही हो। सही है। तीसरी चीज, जो ब्रांच प्रॉफिट शो कर रहा होगा वो प्रॉफिट शायद ओवर स्टेटेड हो। क्यों ओवर स्टेटेड, बिकॉज उसके बोनस, एक रिस्क ऑफ फ्रॉड है, उसके पास इंसेंटिव और प्रेशर है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। यहाँ पे जो फ्रॉड का रिस्क है वो अपॉर्चुनिटी की वजह से है। यहाँ पे जो बोनस वाला रिस्क है वो इंसेंटिव स्लैश प्रेशर की वजह से है। पेरोल वाला रिस्क मेरा अपॉर्चुनिटी, क्यों, बिकॉज कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल अगर ओवरसाइट नहीं हो रहा, उसके पास अपॉर्चुनिटी है, वो बड़े आराम से फ्रॉड कर सकता है। बच्चों क्लियर हम सारे यहाँ तक, बच्चों क्लियर हम सारे यहाँ तक। तो मेरे पास प्लानिंग करते हुए अगर देखिए सवाल, अगर मैं आपसे कहता इन द अबव सिनेरियो, मुझे मेरी बात गौर से सुने, अगर मैं आपसे कहता इन द अबव सिनेरियो मुझे फ्रॉड रिस्क फैक्टर बताएं, क्या आप ये सवाल कर लेते हैं। आप कहते हैं भाई आराम से मैंने फ्रॉड रिस्क फैक्टर लिखे उसको। अब उसी रिक्वायरमेंट को बस ये चेंज कर रहे हैं और क्या लिख रहा है, व्हाट फैक्टर। तो यार फिर उसमें क्यों घबराना है, फिर इसमें हमने क्यों घबराना है प्यारे बच्चों। फिर तो मैं बड़े आराम से, वो प्लानिंग का वर्ड लिख रहा है तो वो तो आपको और बहुत बड़ी फिल टॉस दे रहा है कि भाई प्लानिंग तो सारे प्लानिंग के आइजाज एप्लीकेबल हो गए, जो रेलेवेंट है वो आप वहां से बैठ के आंसर दें। तो आई कैप देयर इज अ पॉसिबिलिटी के पेपर में इस तरह के वर्ड्स यूज कर लेगा तो और रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा रिफ्रेश करेगा, कंटेंट सवाल का एग्जैक्टली सेम ही होगा प्यारे बच्चों, इसमें कोई मसला। और सवाल की अगली रिक्वायरमेंट जो कि नहीं लिखी थी, बताएं मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, मतलब वो किस चीज की बात कर रहा है प्यारे बच्चों। मेरे पास एक रिस्क है, किस चीज का, कैश का, तो मैं कैश काउंट कर लूंगा। मैं जब, अच्छा मेरी बात सुनिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अगला सवाल क्या आ जाए, प्लानिंग आ गई, अब मुझे बताएं क्या करना है, कोर्स ऑफ एक्शन बताएं, ऑडिट प्रोसीजर बताएं। सुनिएगा, इसको डिस्कस करना पहले। भाई मसला क्या है, मैं ये शो कर रहा हूँ 100 रुपए का कैश है, लेकिन एक्चुअल कैश कितना होगा 80 रुपए का। मैं 20 रुपए में क्या कर चुका हूँ, जब मैंने 20 रुपए चोरी किए होंगे तो मैंने फाइनेंस को ये नहीं बोला होगा कि आप एक एंट्री पास करते हैं कैश क्रेडिट थेफ्ट डेबिट, तो मैंने चोरी कर लिया। दैट मींस वहां पे कितने रुपए रिकॉर्ड हो रहे होंगे, सिस्टम में 100 रुपए दिखा रहा होगा, एक्चुअल में कैश कितना होगा। प्यारे बच्चों उसको पकड़ना है तो कैसे पकड़ू, प्रोसीजर बता दे। बस जबरदस्त, मैं क्या लिखूंगा, बस। अब चूंकि ये फ्रॉड का रिस्क है, एक कॉमन सेंस, खुदा का वास्ता है देख रहे इसके कॉमन सेंस,
इनकॉर्पोरेट द एलिमेंट ऑफ, इसका मतलब है जब आप ये कैश काउंट करने जाएंगे, जल्दी जल्दी, सरप्राइज कैश काउंट, आप अचानक से एंटर होंगे और ब्रांच में, एंटर आके आप कहेंगे कि जी आप मुझे कैश की पोजीशन दिखाएं। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही? बस जहां मैंने ये सरप्राइज का वर्ड लिख दिया, इट मींस मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया क्या, एलिमेंट ऑफ। कन्वेंशनली क्या होता है, 30 या 31 दिसंबर को अगर मैंने स्टॉक काउंट या कैश काउंट करना होता है, तो 20 दिसंबर को मैं मैनेजमेंट को बता देता हूं कि मैंने ये वेयर हाउस सेलेक्ट किए हुए, ये ब्रांचेस सेलेक्ट किए। मैं हेड ऑफिस उन ब्रांचेस को बता देती कि आपका कैश काउंट, या उनके पास 10 दिन पड़े हुए यार, आराम से क्या कर सकते हैं, प्लान। लेकिन मैं अगर अचानक से एंटर हो जाऊंगा प्यारे, तो उनके पास, तो मैं अगर फ्रॉड का रिस्क है और प्रॉपर्ली प्लान्ड है, तो मैं मैनेजर को प्लानिंग का टाइम नहीं दूंगा, मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा एलिमेंट ऑफ। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, मसला किस चीज का है, पेरोल का। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आप क्या देख सकते हैं, एम्प्लॉय की पर्सनल फाइल देख सकते हैं। एक और चीज आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, टाइम शीट देख सकते हैं। एक और चीज आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, हाँ जी, आप बैंक स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात आपको समझ आती है, प्रोसीजर में पढ़े हुए वही आपने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है हम सारे यहाँ पे प्यारे बच्चे। एग्जैक्टली हमारे पास इन्वेंट्री काउंट है, तो इन्वेंट्री काउंट तो मुझे पता है, मैं इन्वेंट्री से कुछ सैंपल सेलेक्ट करता हूँ और इसके फिजिकल एक्सेसरीज को वेरीफाई कर लेता हूँ। क्लियर है हम सारे यहाँ पे? तो अगर देखें ना, मसला हमारा क्या, हमें चीजें पता है, लेकिन हम, होता क्या है कि जब वो सवाल की रिक्वायरमेंट को चेंज करता है, तो फिर वहां पे जाके हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप खुदा का वास्ता है, पूरा ऑडिट का पेपर 4 फेज में आपके टूटता है। एक एक्सेप्टेंस है, एक प्लानिंग है, एक परफॉर्मेंस और एक रिपोर्टिंग है। एक्सेप्टेंस में आपके पास कंपनीज एक्ट का सेक्शन अप्लाई हो जाता है और आईकैप कोड ऑफ एथिक्स भी अप्लाई हो जाता है और आईएसओ 300 का प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज होता है। प्लानिंग में आईएसओ 300 का रिमेनिंग पोर्शन आ जाता है, 315 आ जाता है, 320 आ जाता है और 330 आ जाता है। जो परफॉर्मेंस में हमारे पास पूरी 500 की सीरीज आ जाती है, 610 620 आ जाता है और रिपोर्टिंग में हमारे पास 700 की पूरी। 4 ही तो हमारे फेजेस है प्यारे बच्चों ऑडिट के। यहाँ तक बात समझ आती है? और मसला क्या है, क्यों मुश्किलात होती है? मुश्किलात इसलिए होती है कि अगर अभी हम आगे जाके आरपी पढ़ेंगे, तो आरपी के अपने स्टैंडर्ड के अंदर प्लानिंग भी बताई गई है, परफॉर्मेंस भी बताई गई है और रिपोर्टिंग भी बताई गई है। अभी हम गोइंग कंसर्न पढ़ेंगे, तो गोइंग कंसर्न के अपने स्टैंडर्ड के अंदर प्लानिंग भी बताई गई है, परफॉर्मेंस भी बताई गई है और रिपोर्टिंग भी बताई गई है। यहाँ तक बात समझ आती है? इस तरीके से चीजें आपस में थोड़ी सी ओवरलैप और इंटरलिंक्ड है। क्लियर है? 1 मिनट दे रहा हूं, उसको नोट करें जल्दी से। पेज नंबर 8, ये सीफएफ के लास्ट अटेम्प्ट का सवाल है, जून 22 का। इसका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों हमने करना है। सेट है? डन हो गया भाई? डन हो गया? सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ ले पहले, पेज नंबर 8 मिल गया भाई सबको? सवाल की पहली रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द ऑडिट रिस्क फ्रॉम द अबव information and explain the audit's response to each risk in planning the audit of Turbo Pakistan Limited. Reporting implications are not required. सवाल जब आप पढ़ेंगे तो आपको अब पैर नहीं लगेगा ये कितना आसान सवाल है, और वाकई में आसान सवाल है। सही है? You are the audit manager of Mariam and Company Chartered Accountants responsible for planning the audit of Turbo Pakistan Limited for the year ending 30 June 2022. The company is engaged in selling the branded motorcycle which it imports from China. After obtaining the preliminary understanding and performing the related procedure, your audit team has presented the following significant matters. The company provides 1-year warranty on the motorcycles. The warranty covers the free of cost repairs of any defect and replacement of any faulty part. Up to the last year, TPL maintained a warranty provision of 6% of total sales. The management has informed that the quality of motorcycle has significantly been improved over the period and they are considering the reduction in
warranty provision, the audit team reviewed the last year provision and observed that the actual claims were slightly higher than the provision. क्या यहाँ तक सवाल समझ आता है? उसके बाद एक अलग इन्फॉर्मेशन दी है पार्ट 2. During the year, in order to boost the sales, the company has relaxed its credit policy from 30 days to. This relaxation is expected to increase the sales by at least 10% as compared to the. Up to last year, the company maintained the provision for bad debt at the rate of 5% of total debtor balance at the year end. The management has informed your audit team that the TPL will continue to maintain the same level of provision for the current year as well. The internal auditors of TPL reported that the cash collected from certain small dealers were not recorded and deposited in the bank on a timely basis, and they have recommended to avoid cash collection from dealers. प्यारे बच्चों, एक सवाल है, सवाल की बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट है. Identify and discuss the audit risk from the above information and explain the auditor's response to each risk in planning the audit of TPL. Reporting implications are not required. अगर सवाल रिस्क का है तो सवाल में क्या मौजूद होगा प्यारे बच्चों? रिस्क फैक्टर्स को हाईलाइट करें, जल्दी से मुझे रिस्क बताएं, उस रिस्क के अगेंस्ट मुझे रिस्पांस बताएं. सारे बच्चों ने ड्रॉप कर लिया बच्चों, आप पीछे पीछे. नहीं भाई, यार कौन से पेज पे थे? पेज हम रेट पे थे ना यार. आसान बच्चों आ जाए यार. चले देखें अब इसके रिस्क भी लिखने हैं हमने, इस पे प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने. सही है. और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखें. सवाल आसान है, ये सवाल बहुत आसान है यार. आप सोचे सीफेप के लास्ट अटेम्प्ट का सवाल है ये. सही है. पार्ट ए भी करना है हमने, पार्ट बी भी करना है. ठीक है. पार्ट ए अगर हम पहले देखें, कौन से रिस्क आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने? एक तो सबसे पहले आईएस इंपोर्ट करते हो भाई, तो एक्सचेंज गेन लॉस का एक तो पहला रिस्क हमारे पास हो गया. किसका? आईएस 21 का. सही है. तो हमने कहा भाई पहली चीज आईएस 21 का रिस्क होगी. ऑडिट रिस्क है तो आईएफआरएस कोई ना कोई लाजमी होगा. डन हो गया भाई. दूसरा रिस्क हमने कहा भाई प्रोविजन फॉर वारंटी. हाँ जी. चले एक और रिस्क मेरे पास आ गया, ये आईएस 37 के हिसाब से आ गया. एक और रिस्क मेरे पास आ गया आईएफआरएस 15 के हिसाब से आ गया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन. ऐसा ही है मेरे भाई. और इसके अलावा दोस्त भाई हमने कहा एक और रिस्क हमारे पास आ गया बैड डेट एक्सपेंस का रिस्क आ गया. और हमारे पास एक रिस्क आ गया फ्रॉड का. और किस चीज का फ्रॉड हुआ है? मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ आईएफआरएस 15. मैं गाड़ी भी बेच रहा हूँ, साथ में वारंटी भी दे रहा हूँ, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. सही है. तो जब तक मैं वारंटी वाली ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं करता, मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता. अब उसके अंदर अजीब एक टेक्निकलिटी है कि वारंटी पार्ट है कि नहीं है इंडस्ट्री नॉर्म्स के, बट उस पर हम नहीं जा रहे हैं. हमने एक रिस्क हमने प्लॉट कर. ठीक हो गया प्यारे बच्चों? यहाँ तक याद है कमर? पता है आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? कितने लोगों ने 5 रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया? 5 का कौन सा मिस कर दिया? चलें ठीक है. हम एज्यूम करते हैं कि हमने 5 रिस्क आइडेंटिफाई किए. सही है. कितने लोगों ने 5 रिस्क आइडेंटिफाई किए यार? चले कितने लोगों ने 4 रिस्क आइडेंटिफाई किया? अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो आपने रिस्क आइडेंटिफाई करे ये क्यों करे? हाँ जी, ये रिस्क आइडेंटिफाई करे क्यों करे भाई? एक एक करके चल लेते हैं. आईएस 21 का रिस्क आइडेंटिफाई करा, बिल्लो से लिखना स्टार्ट करते. क्यों रिस्क आइडेंटिफाई किया? हाँ जी. सवाल में क्या लिखा हुआ है? तो मैं कहूंगा कंपनी का नेचर ऑफ द एंटिटी ऑपरेशन, कार इंपोर्ट करती है और फिर आगे सेल करती है. जहां इंपोर्ट का वर्ड आपने देखा, आपने कहा भाई देयर इज अ रिस्क कि आपने जो परचेजेस रिकॉर्ड की होंगी उसको सही रेट पे ट्रांसलेट नहीं किया होगा. जो करस्पॉन्डिंग अकाउंट पेबल होगा, जो कि आपका मॉनेटरी लायबिलिटी, उसको ईयर एंड पे आपने रीवैल्यू नहीं किया होगा. ऐसा ही है. प्रोविजन फॉर वारंटी, इसके ऊपर रिस्क क्यों आइडेंटिफाई किया? जल्दी. हाँ जी.
मैडम क्यों आइडेंटिफाई किया प्रोविजन फॉर वारंटी पे रिस्क? सिंपल सवाल में लिखा हुआ है कि कंपनी क्या प्रोवाइड करती है? वारंटी प्रोवाइड करती है। सिंपल सी बात है ना भाई, सवाल में लिखा हुआ है, ये लिखा है ना यार दोस्त, अभी तक हाथ क्यों नहीं है तुम्हारा यार? सही है। अच्छा तीसरी चीज, IFRS हमने कहा सवाल में एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। चलो सब सेंस बनता है इस चीज का। ये वाला रिस्क आइडेंटिफाई करो 60 डेज से 30 डेज से। इट मींस वो बंदा जो पहले आपसे कहता है मैं 45 दिन में पेमेंट कर दूंगा, आप कहते नहीं दफा मैं तुम्हें सेल नहीं करूंगा, बिकॉज रिस्क है कि तुम शायद मुझे पेमेंट ना कर सको। अब मैं जाकर उसको कह रहा हूँ यार आ जाओ, सही है, तब वो भी कल को जब आप पेमेंट मांगने जाओगे तो शायद एज अ पॉजिटिव आपसे क्या कहे, आपसे कहे दफा मैं तो पेमेंट नहीं करते। एक बैड डेट एक्सपीरियंस आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया। सही प्यार, मैंने सही किया। अच्छा इस जी मेरे भाई है क्यों? सॉरी चलो डन हो गया, ठीक हो गया जी मेरे भाई। सवाल में हाँ जी तो समझ नहीं आया कुछ। नहीं वो आपसे कह रहे हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करिए, उसने प्रिलिमिनरी आर्टिकल का। यार दोस्त सुन लो, खुदा का वास्ता है सुन लो, रिस्क आइडेंटिफाई करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क फैक्टर जिसके मार्क्स है। ये खुदा का वास्ता आप सुन ले, रिस्क आइडेंटिफाई करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? आप रिस्क फैक्टर सही बताओ। आपने क्या करा, मैं आपसे अगर मैं आपके सामने, ये सुनिएगा ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आपने पॉइंट नंबर, आपने पहला पैराग्राफ पढ़ा, आपने कहा इंपोर्ट लिखा हुआ है IS-21 डन हो गया। मैंने पॉइंट 1 पढ़ा और पॉइंट 1 में लिखा हुआ था कंपनी प्रोवाइड्स 1 ईयर वारंटी। मैंने पूरा पार्ट 1 पढ़ा और मैंने कहा कि जी देयर इज अ रिस्क कि मैनेजमेंट ने वारंटी का प्रोविजन सही रिकॉर्ड, क्यों? बिकॉज उसमें जो एग्जम्पशंस यूज होती है वो रीजनेबल नहीं होगी। आपने ये रिस्क आइडेंटिफाई कैसे लिखा प्यारे बच्चों, ये हमें पता है। सही, आपसे मसला क्या हुआ है, ये सीफेप का सवाल अब आपको समझ आएगा कि ये सीफेप लेवल का ही सवाल था। इसमें मसला क्या था, इसमें मसला आपकी आंखों का था। आपसे ऑनेस्टली एक चीज कह रहा हूं, और ये आई कैप आपसे बार बार कैप में करेगा। मसला कहां पे था? मसला आपके आपके आंखों में था। क्या मसला था भाई? हाँ क्या मसला था आंखों में भाई? भाई क्या मसला था दोस्त, आंखों का मसला क्या था? हाँ आंखों का मसला ये था कि जिस तरीके से उसने आपसे सवाल रीड करवाया या सवाल दिखवाया, आपने उसी तरीके से सवाल को रीड करा और सवाल को देखा। ये समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं आया समझ, लेकिन हाँ जी, लेकिन अगर आप देखें इस सवाल में सिर्फ वो आपकी आंखों से खेला है, आपकी टेक्निकलिटी लेवल से नहीं खेला, आपकी नॉलेज से नहीं खेला। ये सबने एक और अच्छा रिसोर्स आइडेंटिफाई कर दिया इन्वर्टर का। सही है, वो कहाँ खेल गया? वो आपकी 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 आंखों से खेल गया। वो आंखों से कैसे खेला है? वो आंखों से ऐसे खेला है कि आपने जब प्रोविजन फॉर वारंटी का रिस्क आइडेंटिफाई किया तो आपने पॉइंट 1 को देखा, हालांकि प्रोविजन फॉर वारंटी का जो रिस्क है वो पॉइंट 2 की वजह से, वो पॉइंट 1 की वजह से नहीं है। जब आपने पॉइंट 2 पढ़ा तो आपने रिसीवेबल के ऊपर बैडेड एक्सपेंस का रिस्क आइडेंटिफाई किया, लेकिन उसके ऊपर जो एक रिस्क है वो पॉइंट 2 की वजह से नहीं है बल्कि पॉइंट 3 की वजह से। यहां पे आई कैप आपकी नजरों के साथ खेलता है। समझने की कोशिश करें, सवाल में लिखा हुआ क्या है? द कंपनी प्रोवाइड्स द 1 ईयर वारंटी ऑन द मोटरसाइकिल। डन हो गया। मैंने सवाल में कॉपी किया, मैंने सवाल में क्या कॉपी किया? वारंटी 1 ईयर की दी जाती है। ये मैं कहां से लिख रहा हूं? ये मैं पॉइंट 1 से लिख रहा हूं। समझ आ रही है बात? सुनिएगा मेरी बात गौर से। The warranty covers the free of cost repair of any defect and replacement of any faulty part. Up to the last year, the company maintained a warranty provision of 6% of total sales. आपने कहा सही है, ठीक है। The management has informed that the quality of motorcycles has significantly been improved over the period and they are considering the reduction in। सवाल में एक चीज उसने लिख दी कि मैं प्रोविजन को क्या करने जा रहा हूं,
कम करने जा रहा हूं, मतलब अगर जो मेरा अमाउंट बनता है मैं उससे कम करने जा रहा हूं। ऑडिट टीम ने ये ऑब्जर्व किया कि जो पिछले साल का प्रोविजन था, याद है एस्टिमेट हम पढ़ते थे कि हम पिछले साल के प्रोविजन को इस साल के एक्चुअल क्लेम से कंपेयर करते थे, इस साल के प्रोविजन को अगले साल सब्सिक्वेंट पे क्लेम्स आया उससे कंपेयर करते थे। तो लास्ट ईयर का प्रोविजन कम था, इस साल जो एक्चुअल क्लेम्स थे वो ज्यादा थे। ये आपने बच्चों यही लिखा ना यार, ये लिखना था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि वारंटी पे अगर कोई रिस्क है तो वो 0.2 की वजह से, तो 0.1 की वजह से नहीं है। पर आप में से कितने लोगों ने प्रोविजन फॉर देखिए रिस्क में, रिस्क इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? रिस्क फैक्टर्स। कितने लोगों ने प्रोविजन फॉर वारंटी का रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए 0.2 को इग्नोर कर दिया कंप्लीटली? बिल्कुल ऑनेस्टली। बाकियों ने लिखा है क्या? बाकियों ने लिखा है, क्या लिखा है? जबरदस्त यार। आपकी सेल्स क्या हो रही है? सवाल अगर 0.2 पढ़े तो कंपनी, अगर मैं बैड एक्सपेंस की बात करूं 30 डेज से, इन ऑर्डर टू, इसका मतलब ये है कि भाई आपने तो रिस्क आइडेंटिफाई करना था कि जब आपकी इस साल की सेल्स भी ज्यादा हो रही है तो प्रोविजन फॉर वारंटी भी ज्यादा होना चाहिए। देयरफॉर, और पिछले साल के जो प्रोविजन थे और इस साल का जो क्लेम है उसमें डिफरेंस है। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क। आपका प्रोविजन फॉर वारंटी में जो एजम्पशंस यूज हुई है वो एजम्पशन रीजनेबल नहीं। इस सवाल को देखें, प्रोविजन फॉर वारंटी हमने 1000 बार पढ़ लिया है। सवाल को कराने का मकसद क्या है? आईकैप कहां खेल रहा है? आईकैप आपकी आपको सवाल इस तरीके से प्रेजेंट करके देगा 0.1, 0.2, 0.3। क्यों? ताकि आप 0.1 को आइसोलेटेड देखो, 0.2 को आइसोलेटेड देखो, 0.3 को आइसोलेटेड देखो। ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या होंगे प्यारे बच्चों? ये फैक्टर जो था ये भी मेरा रिस्क फैक्टर था। किसके लिए? प्रोविजन फॉर वारंटी के लिए। ये बात समझ आ रही है? ये भी मेरा रिस्क फैक्टर था। किस चीज के लिए? प्रोविजन फॉर वारंटी के लिए। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, तो मैं कहूंगा रिस्क है मेरे पास, और रिस्क है कि मैनेजमेंट ने जो एजम्पशन प्रोविजन फॉर वारंटी सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? बिकॉज जो एजम्पशंस मैनेजमेंट ने यूज की होंगी वो, प्यारे बच्चों इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? इसका कोर्स ऑफ एक्शन मुझे बताएं, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? जल्दी से बता दें। इसमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। जहां एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं किसकी हेल्प लूंगा? आयजा, मैं मैनेजमेंट का प्रोसेस समझूंगा, मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करूंगा, मैं एजम्पशंस को देखूंगा कि क्या एजम्पशन, देखिए मेरी बात गौर से सुनो। एजम्पशंस क्या है? नंबर ऑफ क्लेम्स, नेचर ऑफ क्लेम्स, कॉस्ट ऑफ क्लेम्स। ये याद आ रहा है प्यारे बच्चों? तो मैंने ये सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन क्या है कि क्या वाकई में आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी का सवाल में लिखा हुआ ही है कि क्वालिटी इंप्रूव होने की वजह से मैं प्रोविजन फॉर वारंटी को कम कर रहा हूं। ये उसकी एजम्पशन है, ये उसकी की एजम्पशन है जिसकी वजह से वो प्रोविजन फॉर वारंटी को क्या कर रहा है। तो आपके आंसर में ये चीज लाजमी आनी चाहिए थी कि मैं ये असेस करूंगा, कोरबरेट करूंगा कि क्या वाकई में क्वालिटी इंप्रूव। कितने लोगों ने प्रोसीजर स्किप कर दिया प्यारे बच्चों? कितने लोगों ने लिखा ही नहीं था? मुझे पूछे तो आए नहीं थे यार। ये कितने लोगों ने लिखा ये वाला क्वेश्चन कि मैं क्वालिटी को असेस करूंगा? अगर लिखा है तो जबरदस्त किया है। तो देखिए यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड जब क्वेश्चन आता है तो सवाल के इंफॉर्मेशन को आपने यूज करना होगा। इस सवाल में रिस्क रिवाइज नहीं कर रहे, सवाल में प्रोसीजर रिवाइज नहीं कर रहे, सवाल में सिर्फ आईकैप जिस तरीके से आपके साथ खेल रहा है प्यारे बच्चों, इस चीज को हम देखें ताकि पेपर से 2 हफ्ते पहले हम इन चीजों के लिए प्रिपेयर्ड होकर जाए। कभी भी 0.1, 0.2 को आपने आइसोलेशन में नहीं देखना, आपने पूरे सवाल को देखना है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अगर उसकी क्वालिटी वाकई में अच्छी है तो मैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स के प्रोसीजर परफॉर्म कर लूंगा कि सब्सिक्वेंटली मैनेजमेंट के पास कितने क्लेम्स आ गए, पता चल जाएगा क्वालिटी इंप्रूव हुई है। क्या यहाँ तक बात समझ आ? अब आप देखें, ये रिस्क आइडेंटिफाई करा हमने कहा जाहिर सी बात है जहां आपने क्रेडिट डेज एक्सीड कर दिए तो क्रेडिट रिस्क के भी चांसेस बढ़ गए। मैंने कहा लेकिन इसका एक और रिस्क फैक्टर भी है, और यह है कि भाई कैश में से अप्रोप्रिएशन हो रही है। क्या मतलब इसका? क्या मतलब इसका? भाई नहीं, मुझे डीलर पैसे जमा करा देता है, मैं इसको रिकॉर्ड ही नहीं करता, और रिकॉर्ड करता भी हूं तो इसका मतलब है मुझे कस्टमर ने पैसे दे दिए हैं तो मुझे एक एंट्री बनानी पड़ेगी, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, और वो एंट्री मैंने अभी तक नहीं बनाई। जब वो एंट्री मैंने नहीं बनाई तो इट मींस जो रिसीवेबल का बैलेंस है वो क्या है? वो गलत। जब वो रिसीवेबल का बैलेंस गलत है और उसके ऊपर 2-3% मार के मैं बैड एक्सपेंस डिटरमाइन कर रहा हूं तो वो प्रोविजन भी क्या है? वो प्रोविजन भी गलत है। यहाँ पे जो बैड एक्सपेंस का रिस्क था प्यारे बच्चों वो इसकी वजह से ज्यादा था।
कि जब आपका बैलेंस ही ठीक नहीं है तो बैलेंस को 2% या 3% मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी गलत आना है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? इस सवाल में अपेरेंटली आपको ये आसान सवाल लग रहा होगा, वाकई में आसान सवाल है, लेकिन इसकी खास बात क्या है, आई कैप आपकी आंखों के साथ खेल, और ये कैफ में भी हरकत करता है। आपने खुदा का वास्ता है वो कोड ऑफ एथिक्स में हरकत याद है, फॉलोइंग आर द सिचुएशन, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, और सारे थ्रेड्स ऑफ सेफगार्ड मेन पैराग्राफ में छुपे हुए होते थे। समझ आ रहा है आपको? तो आई कैप ये चीज ज्यादा कर रहा है कि आपको सवाल की प्रेजेंटेशन ऐसे करके देगा कि आप उन चीजों को आइसोलेशन में सोच रहे होंगे, आपने उनको आइसोलेशन में नहीं सोचना है प्यारे। तो पूरे सवाल को आपने गौर से देखना है। क्लियर है हम सारे यहाँ पे? ये बिल्कुल सही रिस्क है कि भाई अगर वारंटीज आपके पास क्लेम ज्यादा आ रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी इन्वेंट्री क्या हो, इम्पेयर्ड हो। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस सवाल को करने का पर्पस था, और पर्पस क्या था कि हमने सवाल को थोड़ा सा तमीज से पढ़ना है। सवाल तमीज से पढ़ेंगे, पेपर में पास होने के चांसेस इंशाल्लाह आपके साथ होंगे। क्लियर हो गया हम सारे? 2 मिनट दे रहा हूं, उसको नोट कर। इसी सवाल भी नीचे आ रहा है। मैंने सीफे वालों को ये कहा था कि ये आपके लिए मुश्किल है, कैफ के लिए आसान था ये सवाल। अगर ये सवाल कैफ में आता तो कैफ वालों के लिए आसान था, और उसका रीजन है, हाँ एजम्पशन गलत है मेरी। कौन सा ऐसा है? सवाल वापस से पढ़ें, एक एक वर्ड को गौर से देखें, और फिर आप चेक करें कौन सा ऐसा एप्लीकेबल है। जल्दी जल्दी मेरे दोस्त, टाइम नहीं है। आयजा 610 से सवाल है, और अगर आप सवाल देखें, सुने मेरी बात को, ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज योर ऑडिट टीम हैज इन्फॉर्म्ड दैट, ये टर्बो पाकिस्तान लिमिटेड जो ऊपर लिखा हुआ है, हैज बीन इन्वेस्टिंग heavily in the ICT infrastructure। एक सेपरेट स्ट्रक्चर बना, इसका नाम क्या है? ICT infrastructure। This has helped them to grow substantially and they have established their presence across 30 cities in Pakistan। For this purpose, the TPL has formed a separate department for managing the, it means इस ICT ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए कंपनी ने एक सेपरेट, भाई जाहिर सी बात है बनाना पड़ेगा यार, जो इस फंक्शंस को लीड करेगी, जो इस फंक्शंस को देखेगी, सही, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना हुआ है, ठीक है। दिस डिपार्टमेंट इज आल्सो सब्जेक्ट टू द ओवरसाइट ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। एक आईसीटी है, इसके ऊपर एक फंक्शन है, उसके ऊपर एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम क्या है? एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया, जो उसको ओवरसाइट कौन कर रहा है? इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इंटरनल डिपार्टमेंट ओवरसाइट कर रहा है। That carries out the risk assessment whenever asked by the, जब ऑडिट कमेटी कहेगी तो हम क्या करेंगे? हम रिस्क असेसमेंट करेंगे। समझिएगा मेरी बात। The latest risk assessment was carried out by the internal audit department in 2000, और रिस्क असेसमेंट हुई भी कब थी? और आप कौन से साल का ऑडिट कर रहे हैं? 2022 का। और इसी साल आपने मेजर इन्वेस्टमेंट करी है, सवाल में लिखा हुआ है इसी साल आपने मेजर इन्वेस्टमेंट करी है। In which they had identified, ऑडिट कमेटी ने, इंटरनल ऑडिट ने काम क्या किया? आइडेंटिफाई किया। In which they have identified, established the updated mapping of the business function, roles and supporting process to identify interdependencies and security. The next such exercise plans to be conducted in 2023, in which they intend to classify the identified business function, supporting process and information। प्यारे बच्चों, इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट का काम, ये जो जितने भी काम कर रहा है ये सारे किसका काम है?
ये सेपरेट डिपार्टमेंट जो बनाया गया है इसके काम थे। इंटरनल ऑडिटर कभी भी मैनेजमेंट का काम, कभी इंटरनल ऑडिट ना किसी ट्रांजैक्शन को इनिशिएट कर सकता है, ना प्रोसेस कर सकता है, ना रिकॉर्ड कर सकता है। प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ता है, इंटरनल ऑडिट एक ना परचेज ऑर्डर बना सकता है, ना परचेज ऑर्डर पे साइन कर सकता है। इंटरनल ऑडिट काम होता है कि मैनेजमेंट जब सारे काम कर लेती है फिर वो चेक करता है। आपने पहली चीज कहनी थी, कंट्रोल वीकनेस, देयर इज अ लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंटरनल ऑडिट ही जब ये काम, जब इंटरनल ऑडिटर ही बैठ के बिजनेस प्रोसेस बना रहा है, फंक्शंस बना रहा है, जॉब्स बता रहा है, रूल्स बता रहा है, तो कल को बैठ के वो उसका रिव्यू कैसे करेगा? देयर इज अ लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरी चीज, रिस्क असेसमेंट कब होती है? जब ऑडिट कमेटी कहती है लास्ट 2021 में हुई थी, अगली 2023 में हुई थी। इट मींस कोई सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच नहीं है जिसके तहत ये काम करते हैं। लैक ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों नहीं है प्यारे बच्चों? इन रीजंस की वजह से नहीं है। सीफैप का बच्चा आइजा 610 नॉर्मली नहीं पढ़ रहा होता। सीफैप का बच्चा नहीं, आपने लाती हो, तुम लोगों ने कौन सा पढ़ा हुआ है? सही है। तो सीफैप का बच्चा नॉर्मली आइजा 610 रिवाइज करके या पढ़ के नहीं जा रहा था, वो कहता है मैंने कैफ में पढ़ा हुआ है। तभी मेरी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर कैफ के सामने सवाल पेश किया जाता, आप लोग घबरा कहाँ गए सवाल में पढ़ के? आईसीटी, आपने कहा आईसीटी क्या होता है? हाँ, देखिए यही मसला है। अगर आईकैप में खेलना होगा तो आपके साथ इसी तरीके से खेलेगा प्यारे बच्चों। एक चीज सीना तान के आईकैप में आपने एंटर होना फुल। देखिए अगर एक सवाल आया ना, बस इस सवाल में टेक्निक क्या थी? आइजा पिक करना था। कौन सा आइजा? या पूरा सवाल एक लाइन स्टार्ट हुई, इंटरनल ऑडिटर के बारे में बताया गया, दैट मींस कौन सा सवाल है ये? 610। आपने 610 सामने रखा, आपने कहा यार सवाल में 610 में हमने पढ़ा था कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, इंडिपेंडेंस। यार इंडिपेंडेंस, इंटरनल ऑडिट, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपने लिए, आपने एक अच्छा आंसर प्रोड्यूस कर दिया। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सवाल पेपर में आपके नहीं आएगा, लेकिन ये सवाल है क्या जो आप, वो सवाल पढ़ के आप क्या कर जाते हैं? आप घबरा जाते हैं। फिर जब आपका आंसर बदलता है आप कहते हैं यार इतना आसान सवाल था। ये जो कैफियत है ना आपकी, कि जब आंसर के बाद आपको लगता है कि यार ये तो काफी काफी, ये अप्रोच आपने सवाल करने से पहले रखनी है। और अगर आप ये अप्रोच रखेंगे प्यारे बच्चों तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। और अगेन प्यारे बच्चों, आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंटली जाना है। जैसा भी सवाल आ जाए, जो भी सवाल आ जाए, आपने सिर्फ बाइबल पिक करनी है, आइजास पिक करना है, उसके कॉन्सेप्ट पिक करना है, कॉन्सेप्ट डिलीवर करने हैं आपने। आईकैप पास करने के लिए बैठा हुआ है आपको, आपने कुछ लिख के तो आना है। खाली पर्चा लिखेंगे, सवाल क्वेश्चन नंबर 6A समर 2022 जो क्लासों में हरकत करते थे, ये हरकतें नहीं करनी है। कुछ कॉन्सेप्ट डिलीवर करने हैं प्यारे बच्चों। जहाँ कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया आपने, आप यकीन करें आप एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड आंसर इंशाल्लाह कर लेंगे। टाइम क्या हुआ है दोस्त? 5 तो है ना हमारे पास समय, टाइम है ना? चले एक काम करते हैं ना, मेरी भाई, कोई नए कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे, कुछ कुछ नए थोड़ी कर रहे हैं यार। सिर्फ पास्ट पेपर्स, मतलब पास्ट पेपर्स भी क्या, सॉरी, सवालात देख रहे हो और उसको उसको करने के अटेम्प्ट करने की कोशिश कर। एक और सवाल आपके सामने, और एक ऐसा सवाल है ना, अगेन एटीट्यूड क्या होना चाहिए भाई? हाँ जी, जानिए अब ये सवाल पढ़ो, तुम देखो, तुम ब्रेक ब्रेक सब भूल जाओगे। पेज नंबर 22। हाँ जी, आ गए सब सवाल? अब मेरी बात सब गौर से सुननी, आ जाए। ये एक सवाल पढ़ लूँ आपके साथ, ये भी सी फैप का सवाल है। मारिया खान, an audit supervisor has been deputed on an audit client as the audit senior of the team attending the stock taking exercise. The value of stock at the year end is rupees 250 million.
and the total assets are worth rupees 400 million. During the stock taking, she has come across an item of raw material packed in a sealed containers. The containers were few in number but of high value. The total cost being rupees 24 मिलियन 24 मिलियन का एक ऐसा कंटेनर है जो कि सील्ड कंटेनर है, लेट्स से उसके अंदर जो सामान आ रहा है वो सील्ड है. She has informed that the raw material will be used in the production of a very specialized product which the client has recently developed. The raw material needs the specialized storage facility and the containers are required to be opened in a specialized condition. क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? Management has refused to open the sealed pack containers for the physical verification. अब आप सोचें यार, ये सवाल अगर आपके पास कैफ में आता है कि मैनेजमेंट आपको मना कर रही है कि जी मैं ये क्या, और उसका जेन्युइन रीजन है, सही है. The field staff has counted the containers and satisfied themselves that the raw material as per the records was physically available. Maria has approached you as an audit manager for advice as to what needs to be done. Requirement: what would be your advice to Maria about the procedures that may be undertaken to reduce the risk to an acceptably low level? Start हो जाए बच्चों, चले जल्दी छेती छेती, बड़ा जबरदस्त सवाल है, कॉन्सेप्ट डिलीवर करने चले. हाँ जी, इसका आंसर क्या है? सॉरी, सबसे पहला प्रोसीजर आपका देखिए, मैनेजमेंट क्या कह रही है. मैनेजमेंट कह रही है कंटेनर है, कंटेनर के अंदर पैकेट पड़े हैं, इन पैकेट को मैं ओपन नहीं कर सकता बिकॉज इसमें क्या कहते हैं, ये सेफ्टी या स्पेशलाइज्ड नेचर के, इसको एक स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस पे ही ओपन कर सकता हूँ. मेरा सबसे पहला काम होगा, मैं किसको एंगेज कर सकता हूँ? ऑडिटर एक्सपर्ट को एंगेज कर दूंगा. ये मेरा गाइडेंस देनी है ना उसको, तो मेरा पहला प्रोसीजर मैं ऑडिटर एक्सपर्ट को एंगेज करता हूँ, बिकॉज मेरी एक्सपर्टीज नहीं होगी इन स्टॉक को हैंडल करने की, मैं उसको एंगेज कर सकता हूँ. सेकंड चीज, सुनिएगा मेरी बात गौर से, मैं क्या कर सकता हूँ अगर ये माल वाकई में, देखिए सुनिएगा, मैं स्टॉक की एग्जिस्टेंस देख चुका हूँ. नहीं वैल्यूएशन का मसला नहीं, मैं स्टॉक की एग्जिस्टेंस देख चुका हूँ. भाई स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे सामने, अंदर खाली है भरा हुआ ये नहीं पता, लेकिन यूं मैं देख चुका हूँ कि डब्बा है ना, कंटेनर है, सही है. अच्छा, तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि ये माल किसी ना किसी से खरीदा होगा. किससे खरीदा गया होगा? तो मैं सप्लायर के साथ एग्रीमेंट देख सकता हूँ, इस स्पेसिफिक देख सकता हूँ, गुड्स रिसीव्ड नोट देख सकता हूँ, और सब्सिक्वेंट पेमेंट से. 4 प्रोसीजर्स मेरे पास अवेलेबल थे जिससे मैं इस चीज को वेरीफाई कर सकता था. ये माल आया, सुनिएगा मेरी बात, परचेज जरूरी नहीं, परचेज ऑर्डर है तो माल भी आया, जरूरी नहीं है, ठीक है. तीसरी चीज, मुझे यहाँ तक समझ आ रही है बात. तीसरी चीज मैं एक और काम ये कर सकता हूँ, जब ये माल आपके पास आ गया तो ये कल को सेल भी हुआ होगा, तो मैं इसका सब्सिक्वेंट इवेंट का प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता हूँ. और वो सब्सिक्वेंट इवेंट का प्रोसीजर क्या है, मैं इसकी कैसे वेरीफाई होगी? गुड डिलीवरी नोट, बैंक स्टेटमेंट, सेल्स इनवॉइस, समझ. लेकिन यूं कंफ्यूज अगर आपको कर देगा, अगर आप कंफ्यूज हो गए ना प्यारे बच्चों, फिर आप गए. समझ आ रही है बात? एक चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चुप नहीं सुने मेरी बात. एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, और ये होता है कभी आप इंशाल्लाह फॉर्म वगैरह में जाएंगे और जब आप ये ऑयल काउंट वगैरह कर रहे होंगे, रिजर्व्स काउंट कर रहे होंगे, तो वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल धूप बहुत ज्यादा है तो वो उसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है, सही. तो वो एक स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस पे इस चीज के लिए आप ये कह सकते हैं कि ठीक है मैं आज काउंट नहीं कर सकता, मैं सबसे पहला और हसीन प्रोसीजर आपका ये था कि मैं किसी और डेट पे क्या कर लूंगा, काउंट कर लूंगा. ठीक है, 30 जून को मैं आज काउंट नहीं कर सकता, मुझे आप बता दें कब ये सेफ्टी रहेगा, कब वो सर्कमस्टेंसेस होंगे, मैं उस दिन अपने एक्सपर्ट की मौजूदगी में इसको काउंट कर लूंगा. लेट से आप कहते हैं मैं 10 जुलाई को काउंट करूंगा, फिर 10 जुलाई से 30 जून के दरमियान आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें, रोल बैक करना पड़ेगा. क्या यहाँ तक बात समझ आती है हमें? अगर तो ऐसी कोई चीज है तो क्लियर हो गया हम सारे यहाँ पे. ये अवेलेबल प्रोसीजर्स आपके पास थे प्यारे बच्चों. अगेन आई कैप आपको उसी तरीके से कंफ्यूज करेगा कि आपको सवाल इस तरीके से लिख के दे देगा. जितने भी अवेलेबल कॉन्सेप्ट्स हमारे पास है उनको यूज करके आपने सिर्फ और सिर्फ
सवाल पढ़ के अगर आपने ये सोच लिया पता नहीं कंटेनर खुलेगा कि नहीं खुलेगा, प्यारे बच्चों, फिर आप गए। ये आपने कंटेनर नहीं खोलना है, खुदा का वास्ता है, आपने उसको एक अप्रोच बतानी है कि भाई जी मेरे भाई। हाँ, अगर सब्सिक्वेंट ये रॉ मटेरियल भी सब्सिक्वेंट सेल होगा ना दूसरे डिपार्टमेंट को, ट्रांसफर प्राइसिंग अगर आपने पढ़ा हो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाएगा तो वो सेल होगा, तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो बनेगा, गुड्स डिलीवरी नोट बनेगा, फिर उससे एक फिनिश गुड्स बनेगा, तो आप एक पूरी कंप्लीट ट्रेड यू भी देख सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी दोस्त, मसला ये है परचेज रिक्विजिशन से ज्यादा अच्छी चीज ये है कि आपके पास सेल्स इनवॉइस और गुड्स रिसीव नोट हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक परचेज ऑर्डर बनाया हुआ है कि मुझे 100 लैपटॉप चाहिए, जरूरी नहीं कि मेरे पास 100 लैपटॉप पड़े हो, सामने वाले डिलीवर नहीं किया। तो परचेज रिक्विजिशन तभी इतना रिलायबल ऑडिट एविडेंस नहीं होता बिकॉज आपका अपना इंटरनली जनरेटेड होता है। ठीक हो गया मुझे मेरे भाई? हाँ, नहीं तो जब तुम्हारे सामने एक चीज है वो बंद है तो वो ड्रोन कैमरा कैसे कर लेगा भाई? हाँ, खतरनाक बंदे लग रहे हो मुझे। हाँ चले भाई। हाँ भाई। हाँ, आखिरी में आप मैनेजमेंट से रिटर्न, लेकिन आखिरी में पहले प्रोसीजर। किसको भेजेंगे? कंपनी के पास इन्वेंटरी पड़ी है तो वो कहता रहा है मेरा सप्लाई इनवॉइस दी हुई है, देख लो, मैंने एग्रीमेंट किया भाई, देख लो। सॉरी, तो वो तो कंफर्मेशन मैनिपुलेट कर देगा, तो कंफर्मेशन ही मैनिपुलेट कर देगा। उसके अलावा भी काम कर रहे हो ना, गुड्स रिसीव नोट भी देख रहे हो, सब्सिडी यूटिलाइजेशन भी देख रहे हो। तो आपने तो अपना एक्सपर्ट अपॉइंट कर लिया, अब आपको बता देगा स्पेशलाइजेशन की कुछ सप्लाई चाहिए तुम्हें। डन हो गया भाई यहाँ तक? अमन है यहाँ तक? अच्छा चले आ जाए। ब्रेक ब्रेक नहीं है। स्पेशलाइज कंडीशन में ओपन हो सकते हैं, तो वो स्पेशलाइज कंडीशन कभी मतलब कभी ना कभी तो टोपी से कबूतर निकलेगा ना, तो वो डेट जब आएगी तो उस डेट पे आके फिर मैं काउंट कर सकता हूँ ना। कंटेनर में रहेगा तो फिर रॉ मटेरियल से फिनिश कैसे बनेगा? पेज नंबर 19। यार एक काम करो। नहीं नहीं भाई, क्या हो गया यार?
पेज नंबर 21, सॉरी यार दोस्त आ जाओ भाई। हाँ जी, जब सवाल में तुमसे पूछ ही नहीं रहा, वो कह रहा है रिपोर्टिंग, वो कह रहा है आप गाइड कर रहे हो उसको कि रिस्क कम हो जाए। इनका वो तो रिपोर्टिंग हमें पता है ना कि अगर आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सकते हो तो स्कोप लिमिटेशन। 21, क्वेश्चन नंबर 3। यार सब आ चुके हैं भाई। यू आर द ऑडिटर इन चार्ज ऑफ द ऑडिट ऑफ स्पेयर पार्ट्स लिमिटेड, होलसेल इन मोटर स्पेयर पार्ट्स। चलो भाई, पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 3। The company operates its business from one large store. The company's inventory consists of a variety of spare parts ranging from nuts and bolts to motor vehicle engines. All inventory in the property of the entity and is purchased from its holding company. The inventory records are fully computerized and a perpetual inventory system is in use. The company has no internal audit function, although management does from time to time perform certain tests on the inventory. During the planning meeting for the forthcoming audit, the manager inform you that the annual inventory count will take place on 31 July 2016. The company's year end is 30 September 2016. The company's policy is to order the inventory in such a manner that there is no inventory in transit during the inventory count or at the year end. प्यारे बच्चों, एक सवाल है आपके पास, सवाल के रिक्वायरमेंट है। In the above scenario, मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स बताएं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के और टेस्ट ऑफ डिटेल्स के। जल्दी छेती सवाल क्लियर है? 30 सितंबर आपका ईयर एंड है। आप इन्वेंटरी काउंट कौन सी तारीख को करने जा रहे हो? 31-30 जुलाई को करने जा रहे हो। 31 जुलाई का इन्वेंटरी काउंट कर रहे हो। दो रिक्वायरमेंट है, बताएं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या करेंगे और टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या करेंगे। जल्दी छेती। क्या हो गया यार? अगर आपके पास तो मसला हो गया सवाल, अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए कि इन्वेंट्री काउंट के ऊपर सवाल आ जाए और आपसे कहे कि इन द अबव सिनेरियो मुझे बताएं आप क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे और क्या, जल्दी छेती टेस्ट ऑफ डिटेल्स करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये सवाल आ जाए, सही, किस चीज के ऊपर? इन्वेंट्री काउंट के ऊपर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इन्वेंट्री काउंट करना मेरी जिम्मेदारी, मैं रिकाउंट करता हूं, मैं काउंट कभी भी नहीं करता। काउंट और रिकाउंट में फर्क है। काउंट मैनेजमेंट प्राइमरीली करती है, मैं सिर्फ और सिर्फ सैंपल बेसिस पे उसको। जब मैनेजमेंट इन्वेंट्री को काउंट कर रही होती है तो मैं कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेता हूं, सही है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है? फॉर एग्जांपल जो लोग इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं क्या वो सेपरेट बंदे हैं? ऐसा नहीं वेयर हाउस वाला ही इन्वेंट्री काउंट कर रहा हूं। जब इन्वेंट्री काउंट करने के लिए क्या अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस और सुपरविजन दी गई है कि नहीं दी गई? जो इन्वेंट्री काउंट हो रही है क्या उसको हाईलाइट किया जा रहा है? और जो इन्वेंट्री काउंट हो रही है क्या उसको पेन से, वो जो जितने भी पॉइंट्स याद आ रहे हैं प्यारे बच्चों इन्वेंट्री काउंट पे, वो सारे के सारे क्या है? वो सारे के सारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ओवर इन्वेंट्री काउंट है। ये सुने ही आए के व्यू करके देगा और एक सिंपल सी चीज आपसे पूछ लेगा और आप लोग पता ही नहीं होगा लिखना क्या। समझ आ रही है बात यहाँ तक? तो वो जो मैं इन्वेंट्री काउंट करता हूँ कि जो इन्वेंट्री काउंट करने वाला इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वेयर हाउस वाला इन्वेंट्री काउंट नहीं, उसको प्रॉपर डायरेक्शन देनी चाहिए और जो शीट्स होंगी वो सिक्वेंशियली नंबर्ड होनी चाहिए। अगर कोई चीज शीट में नहीं आ रही तो कोई और शीट आप यूज करेंगे, वो भी सिक्वेंशियली। आपने पेंसिल से नहीं लिखना, मार्कर से आपने हाईलाइट करना है आखिरी के। और क्या कहते हैं उसके बाद सारे पेपर्स आपस में क्या हो जाएंगे? रिकंसाइल हो जाएंगे। वो जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या है? दोस आर द, कितने लोगों ने पिक कर लिया था प्यारे बच्चों?
बाकियों ने मसला है प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ता है, देखें ये यूं करके आपसे पूछेगा ना एक, और इसके ऊपर तो सवाल भी आता है लास्ट से लास्ट 10 में, अगर आपको याद हो इन्वेंट्री काउंट के ऊपर, सही है। तो इन्वेंट्री काउंट के ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल जी है, सुनिएगा 10 मिनट में ब्रेक दे रहा हूं। इन्वेंट्री काउंट के ऊपर आपका टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या है? इन्वेंट्री काउंट के ऊपर टेस्ट ऑफ डिटेल बड़ा आसान है, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम इन्वेंट्री रजिस्टर। लेकिन ये जो इन्वेंट्री रजिस्टर आपको मिला है, ये कौन सी तारीख का मिला है? 30, एंड इंस्पेक्ट दी फिजिकल इन्वेंट्री। क्या यहां तक बात समझ आती है? सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम फिजिकल इन्वेंट्री या वेयरहाउस एंड ट्रेस इट टू द इन्वेंट्री रजिस्टर, आपकी कंप्लीटनेस इंश्योर हो गई। सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम इन्वेंट्री रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट दी सप्लायर इनवॉइस गुड्स रिसीव नोट, तो इससे क्या वेरीफाई हो गया? राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आपके वेरीफाई हो गई। क्या यहां तक बात समझ आती है? और फिर वैल्यूएशन के लिए वही सप्लायर इनवॉइस से आप सप्लायर इनवॉइस में जाके अगर मैं अपनी कंपनी का नाम ढूंढ रहा हूं तो राइट्स वेरीफाई हो रहा है। सप्लायर इनवॉइस में जाके अगर अमाउंट को देख रहा हूं तो वैल्यूएशन वेरीफाई। ये पता है ना प्यारे बच्चों, हमें तो एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट मेरी और अभी मैं थोड़ा सा आगे एक और चीज डिस्कस करूंगा, सुनिएगा, क्लियर हम सारे यहाँ पे। और फिर उसके बाद चूंकि वैल्यूएशन है तो इसमें क्या इन्वॉल्व होती है? एस्टिमेट। तो मेरे पास इंपेयरमेंट के प्रोसीजर्स भी एप्लीकेबल है। डन हो गया यहाँ पे। तो मेरे पास टेस्ट ऑफ, ये सवाल कराने का मकसद क्या है? सवाल कराने का मकसद ये है कि आईकैप ने जो पास्ट पेपर में आपसे पूछा है वो इस तरीके से पूछा है। इन्वेंट्री काउंट कब हो रहा है? 30 जुलाई। अब तक आईकैप ने जो सवाल पूछा वो सवाल क्या पूछा? आपका ईयर एंड क्या है? 30 जून। सवाल अगली बार क्या आ जाएगा कि आपका ईयर एंड 30 जून नहीं है बल्कि आपका ईयर एंड, इट मींस आपने ईयर एंड से पहले इन्वेंट्री काउंट कर लिया। आपने ईयर एंड से पहले इन्वेंट्री काउंट कर लिए, तो आपने जब यहाँ पे इन्वेंट्री काउंट करी तो कितनी निकली? 100 क्वांटिटी। ऐसा ही है ना भाई। अब यहाँ पे जो कि इन्वेंट्री नहीं हो रही तो आप यहाँ से लेके क्या कर लोगे? रोल फॉरवर्ड कर लोगे। और रोल फॉरवर्ड प्रोसीजर मेरे एग्जैक्टली सेम है जो यहाँ से लेके यहाँ तक करने थे, सही है। सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम सेल्स रजिस्टर, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम परचेज रजिस्टर, यहां से लेके यहां तक कितनी सेल्स हुई, यहां से लेके यहां तक कितनी परचेज। तो अगर कोई चीज सेल हो गई है जल्दी जल्दी, इट मींस वो यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। सेल को आप क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? माइनस कर देंगे। अगर कोई चीज आपने यहां से लेके यहां तक के दरमियान परचेज करी है उसको आप क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? ऐड कर देंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? सुनिएगा, इन्वेंट्री काउंट अगर बैलेंस शीट डेट के अलावा किसी दिन काउंट होता है तो वो जो गैप होता है उस गैप के दौरान की सेल्स और परचेज आपको क्या करनी पड़ेगी? वेरीफाई। बड़ा आसान तरीका है। पहला प्रोसीजर, ऑब्टेन द सेल्स रजिस्टर फ्रॉम 1 अगस्त टू 30 सितंबर। सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम सेल्स रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट द गुड्स डिलीवरी नोट। इसी तरीके से ऑब्टेन द परचेज रजिस्टर फ्रॉम 1 अगस्त टू 30 सितंबर। सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम परचेज एंड इंस्पेक्ट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज गुड्स रिसीव नोट सप्लाई इनवॉइस। के यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा, तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए कि आईकैप इन्वेंट्री में ये दो सवाल का, आप इन्वेंट्री काउंट ही नहीं कर सकते या काउंट करी है तो 2 महीने पहले करिए, 2 महीने बाद करिए, वो सवाल ऑलरेडी आ चुका है। 2 महीने पहले करिए, आईकैप ने ये सवाल अभी तक नहीं पूछा। चांसेस है कि इस तरह के सवाल पूछ सकता है। क्लियर है? अच्छा, क्या, अब सुनिएगा मेरी बात को, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसको समझने की कोशिश। मैं सिर्फ इन्वेंट्री लिख रहा हूँ, क्या इन्वेंट्री पे कोई और टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो सकता है? अब सुनिएगा, इन्वेंट्री काउंट के टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कुछ और है और इन्वेंट्री के टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कुछ, जमीन आसमान का फर्क है। खुदा का वास्ता है, पेपर में ये देखना पड़ेगा कि वो पूछ किस चीज के कर, वो इन्वेंट्री के टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पूछ रहा है या इन्वेंट्री काउंट के। ये सारे थे, ये आप समझ आ रहे हैं सारे बच्चों, सारे जो हमने पढ़े इन्वेंट्री के ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के। हाँ जी प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनो, जबरदस्त। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक डॉक्यूमेंट देखा जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सप्लायर की इनवॉइस। ये मेरे पास सप्लायर की एक अदर इनवॉइस है, ये एड्रेस हो रही होगी टू एबीसी कंपनी जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं। अगर इस सप्लायर इनवॉइस में मेरी नजर यहां पड़ती है तो ये टेस्ट ऑफ डिटेल है, ये टेस्ट ऑफ
डिटेल है और इससे इन्वेंट्री के राइट्स वेरीफाई हो गए। सही है। टू एबीसी अमाउंट ₹1000। अब अगर मेरी नजर इस अमाउंट पे पड़ती है तो ये भी टेस्ट ऑफ डिटेल है और इससे कौन सी एसेशन पार्शियली वेरीफाई हो गई, इन्वेंट्री की कॉस्ट ₹1000 है। हाँ, इंपेयरमेंट के लिए अलग प्रोसीजर परफॉर्म करो, डन हो गए। अगर सुनिएगा मेरी बात को, अगर इस सप्लायर इनवॉइस पे फॉर एग्जांपल सिग्नेचर्स आ रहे हैं, किसके सामने वाले पार्टी के सिग्नेचर आ रहे होंगे, मैंने एक्नॉलेज करी है तो मेरे अकाउंटेंट के भी सिग्नेचर्स आ रहे हैं। अब अगर मेरी नजर इन सिग्नेचर्स पे पड़ती है प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी छेती छेती, तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। ये सप्लायर की इनवॉइस आई है XYZ कंपनी से, क्या ये XYZ कंपनी मेरा ऑथराइज सप्लायर है? अगर मेरी नजर यूं पड़ती है तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। क्या यहां तक मेरी बात समझ आती है प्यारे बच्चों? इसी तरीके से मेरे पास इन्वेंट्री को वेरीफाई करने का एक और प्रोसीजर होता है कि मैं गुड्स डिलीवरी नोट और गुड्स रिसीव नोट देखता हूं। सुनिएगा मेरी बात गौर से, अगर ये एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है गुड्स डिलीवरी नोट या गुड्स रिसीव नोट, लेट्स से मेरे पास इन्वेंट्री आई है तो मैं कौन सा डॉक्यूमेंट देखता हूं? गुड्स रिसीव। अगर गुड्स रिसीव नोट पे मैं क्वांटिटी देख रहा हूं, अगर गुड्स रिसीव नोट पे मैं अपनी कंपनी का नाम ढूंढ रहा हूं, ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स। लेकिन अगर गुड्स रिसीव नोट में मैं सिग्नेचर्स को देख रहा हूं, ये मेरे पास कहलाएगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। का यहां तक बात समझ आती है? अगर गुड्स रिसीव नोट जिस सप्लायर से आया है, क्या वो सप्लायर ऑथराइज है या नहीं, ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अगर कंट्रोल्स क्या है? कंट्रोल्स 5 ही है मेरे पास: ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिजिकल कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस। अगर मैं सुनिएगा, अगर मैं इन्वेंट्री काउंट करते हुए ये मार्कर शीट सीक्वेंशियल नंबर देख रहा हूं तो ये कंट्रोल्स है। लेकिन अगर मैं बैठ के कैमरा देख रहा हूं तो ये भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ही है। सुनिएगा, जो कंट्रोल्स है वो 5 किस्म के, अगर मैं उनको देख रहा हूं, मैं सिग्नेचर्स क्यों देख रहा हूं कि क्या ये ऑथराइज्ड है कि नहीं है, मैं क्यों सप्लायर का नाम मैच कर रहा हूं कि क्या ये ऑथराइज्ड सप्लायर, अगर मैं इन कंट्रोल्स को टेस्ट करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, ये क्या कहलाएंगे मेरे पास? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो आई कैप यू डॉच कर सकता है कि इन्वेंट्री काउंट के ऊपर कंट्रोल्स बता दो या इन्वेंट्री के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, जितने भी इन्वेंट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो GDN हो, चाहे वो GRN हो, चाहे वो ऑथराइज सप्लायर की लिस्ट हो, चाहे वो आपके पास सेल्स इनवॉइस हो, चाहे वो आपके पास परचेज इनवॉइस हो, चाहे वो वेयर हाउस हो, चाहे वो कैमरा हो, ये जितने भी कंट्रोल्स को आप टेस्ट करेंगे ये आपके पास क्या कहलाएंगे? कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल। डॉक्यूमेंट एक ही होगा और इसकी ड्राफ्टिंग भी सेम होगी: सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम इन्वेंट्री रजिस्टर एंड इंस्पेक्ट द गुड्स डिलीवरी नोट या गुड्स रिसीव। लेकिन गुड्स रिसीव नोट में नाम चेक नहीं करना, क्वांटिटी चेक नहीं करनी, क्या चेक करना है? क्या सिग्नेचर है कि नहीं है, क्या ऑथराइज्ड है कि नहीं है प्यारे बच्चों, क्या वेयर हाउस के एक बंदे ने प्रिपेयर किया और दूसरे बंदे ने उसको रिव्यू किया, क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है या कैबिनेट कंट्रोल्स कभी भी आपसे इस तरीके से नहीं पूछे। लेकिन याद रखें, जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर जो कंट्रोल, अगर मैं GDN देख के ये देख रहा हूं कि क्या ये सीक्वेंशियली नंबर्ड है, तो ये मेरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल है प्यारे बच्चों का। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो डॉक्यूमेंट एक ही है, आप जिस नजर से इसको देखेंगे ये डिटरमाइन करेगा कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स है या टेस्ट ऑफ, और टेस्ट ऑफ डिटेल भी है तो कौन सी एजर्शन को वेरीफाई कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप नाम देख रहे हैं तो राइट्स वेरीफाई हो रही है, अमाउंट देख रहे हैं तो वैल्यूएशन, और सिग्नेचर देख रहे हैं तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है। के बाद आपको समझ आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों। 20 मिनट का एक ब्रेक है। हमारा अगला एजेंडा क्या है प्यारे बच्चों? हमने इस रिस्क प्रोसीजर को मजीद कंटिन्यू करना है। कुछ अच्छे सवाल है CFF के स्पेशली, उसको हमने करना है जो पिछले 1-2 अटेम्प्ट्स में आए, और उसके बाद हमने रिलेटेड पार्टी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, गोइंग कंसर्न, सब्सिक्वेंट आइजाज को हमने देखना था। जल्दी से आ जाएगा 15 से 20 मिनट में।